Hey everyone, this is Shani Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हैं और आपको अपनी प्रेपरेशन बहुत ज़ोरों शोरों से करनी है, अगेन बिना कोई पेमेंट किए, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। साथ ही साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक दो वीडियोस मिलेंगे या हाफ ऑफ द कोर्स ही मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि आप अपनी पूरी पढ़ाई जो है वो बहुत आराम से अपने घर पे बैठ के 24/7 बिना किसी रुकावट के जारी रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इंग्लिश मीडियम का कोई भी वीडियो, एनटीएससी ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स का कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं ताकि आपका नॉलेज इन्हांस हो, या फिर आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो सो दैट आप अपनी इंग्लिश में एक कॉन्फिडेंस देख सके, साथ ही साथ आप बहुत बढ़िया तरीके से फ्लुएंटली सबसे बात कर सके इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। अब ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर एक जगह होंगी, प्रॉपरली अरेंज्ड होगी, तो आपके लिए एक्सप्लोर करना आसान होगा, राइट? सो आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं और वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं जस्ट बाय विजिटिंग द वेबसाइट। अब वेबसाइट कैसे विजिट करते हैं, वीडियोस को कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब मैं आपको वेरी क्लियरली समझाने वाली हूँ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। बट अब हम बात कर सकते हैं आज के चैप्टर के बारे में। तो भाई हम सेकेंड बुक को स्टार्ट कर चुके हैं, सेकेंड बुक के 5th चैप्टर तक पहुंच चुके हैं, जिसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो ये है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। क्या ये तो बुक का नाम है, तो आप ही की बुक में आपके बुक के नाम पर एक चैप्टर दिया हुआ है जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जहां पर हमें ये मतलब समझ आ रहा है कि भाई पैरों के निशान तो हैं पर वो जो पैर हैं वही मौजूद नहीं है, यानी कोई पैरों को नहीं देख सकता बट उससे बनाए जा रहे इंप्रेशंस या पैटर्न्स या जो ये प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स, उन्हें देख पा रहा है, राइट? तो अब ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है भाई, बिना पैर के फुटप्रिंट्स कैसे बन सकते हैं, तो वो चीज़ आपको क्लियर होगी आज के टॉपिक में। सो ये चैप्टर बड़ा एक्साइटिंग है, बहुत ही बढ़िया मैसेज आपको देगा और आप डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज सीख के जाओगे जो आपको अपनी आने वाली लाइफ में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब फॉलो जरूर करनी है। डन? ओके, चलिए तो सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर को लिखा किसने है और हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कैरेक्टर है, क्या होने वाला है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो ऑथर है एच.जी. वेल्स, यानी कि किसने लिखी है ये कहानी? एच.जी. वेल्स नामक ऑथर या लेखक ने। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे हम ह्यूमन बीइंग इनविजिबल हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, जस्ट द वे मिस्टर इंडिया हुए थे, राइट? तो क्या वैसे रियलिटी में पॉसिबल है किसी का इनविजिबल होना? वो आपको यहाँ पर पूछा गया है, लाइक आपकी बुक में ये क्वेश्चन किया है इन द वेरी बिगिनिंग। The story is about a scientist who discovers how to make himself invisible. तो ये कहानी है एक साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की, जिसको पता चल जाता है कि वो क्या तरीका है जिससे वो खुद को इनविजिबल, अदृश्य बना सकते हैं। यानी कि उनको तो दिखेगा सब कुछ बट कोई भी उन्हें देख नहीं पाएगा, तो वो अपनी बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य बनाने में कामयाब होते हैं। अभी उसकी क्या कहानी है वो आपको पता चलेगी। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब बात ये आती है कि भाई डिस्कवरीज तो बहुत लोग करते हैं, राइट? बहुत सी खोजबीन करते हैं लोग, बट क्या वो जो डिस्कवरी है उसे आप अपने या देश के लिए या सोसाइटी के हित में उपयोग करते हो, यानी उसके लिए यूजफुल बनाते हो उस डिस्कवरी को, या फिर उससे आप कुछ गलत करते हो जिससे लोगों का नुकसान हो, या आप उससे अपना एडवांटेज देख रहे हैं, सेल्फिश बन गए, बाकियों का आप नुकसान कर रहे हैं। जैसे ऑब्वियसली अगर हम बात करें कि एक एटॉमिक बॉम्ब है, अभी उससे कोई जो है उड़ा सकता है देश को, राइट? या उसको रख सकता है फॉर द प्रोटेक्शन। सिमिलरली आपके हाथ में एक चाकू है, उसी चाकू से देयर आर पीपल जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स कट करते हैं बस, एंड देयर आर पीपल जो लोगों को ही कट कर देते हैं। तो हर एक चीज का दोनों साइड होता है कि आप उसको यूज कर रहे हो कि मिस यूज कर रहे हो, आप उपयोग कर रहे हो कि दुरुपयोग कर रहे हो, तो वो आपके हाथ में। और वही चीज आपको आज के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। डन? ओके, चलिए अब इसी को हिंदी में देख लेते हैं। सो ये जो कहानी है उसके लेखक हैं एच.जी. वेल्स और इन्होंने ही ये कहानी को अच्छे से लिखा है। क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? इस प्रश्न के साथ आपकी ये स्टार्टिंग होती है स्टोरी की कि भाई क्या कोई अदृश्य हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? और आपको स्टोरी में ऐसा बता दिया गया कि हाँ भैया हो गया। अभी रियल लाइफ में अगर होता तो शायद कोई अभी तक अदृश्य हो गया होता, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, राइट? तो यही चीज उन्होंने एक एज अ क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। कहानी एक वैज्ञानिक के बारे में है जो खुद को अदृश्य बनाने का तरीका खोजता है। तो यहाँ पर इस कहानी में एक वैज्ञानिक हैं जिनसे आप मिलेंगे और उनको पता चल जाता है कि कैसे वो खुद को अदृश्य बना सकते हैं। तो वैज्ञानिक है तो स्मार्ट तो होंगे, इंटेलिजेंट तो होंगे ही, तो उनमें इतना भी मतलब एक इंटेलिजेंस पार है कि उन्होंने अदृश्य होने का तरीका भी ढूंढ लिया। और वो कैसे होता है वो अब हम पढ़ेंगे।
साथ ही साथ क्या वह अपनी खोज का उपयोग या दुरुपयोग करता है, वो आपको पता चलने वाला है कि ये जो वैज्ञानिक हैं वो उपयोग करेंगे या फिर दुरुपयोग करेंगे अदृश्य हो जाने की शक्ति को। क्लियर? ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे आज के चैप्टर का पूरा बेसिक जो आपके बुक में दिया है। फिर से ऑथर देख लीजिए, H.G. वेल्स। हमेशा 2-3 बार मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसको रटना नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई बच्चे हैं जो एग्जाम के लास्ट डे पे जाके बस ऑथर की लिस्ट रटते हैं और आपको याद नहीं आती है। आपको पढ़ना इतने मजेदार तरीके से चैप्टर को कि लेखक खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये कहानी तो इनने लिखी है। ठीक है, तो H.G. वेल्स हैं जो ऑथर हैं और स्टार्टिंग ऐसे होती है, 2 boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet। भाई 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं और वो दोनों लड़के दे स्टार्टेड इन सरप्राइज। अभी स्टार्टेड इन सरप्राइज का मतलब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाना। आपके सामने कोई ऐसी चीज हो रही है जहां आप ऐसे हो कि क्या ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो वैसे ये 2 बच्चे बड़े शॉक्ड हैं, बड़े सरप्राइज्ड हैं, आश्चर्यचकित हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बिल्कुल फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स बन रहे हैं ऑफ अ बेयर फीट। यानी कोई तो पर्सन है जिसने जूते चप्पल नहीं पहने हैं, बेयर फीट है यानी नंगे पांव हैं, और वो मिट्टी पर चलता, मिट्टी पे मतलब वो गया होगा तो आपके पैर में मिट्टी लग जाती है। अब आप कहीं भी वॉक करते हैं तो उसके आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, राइट। तो ये बच्चे देख पा रहे थे कि फ्रेश मिट्टी के जो पैरों के निशान हैं वो किसी इंसान के बनते जा रहे हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? अभी ये बच्चे शॉक्ड थे कि कोई भी इंसान जो है वो बिना जूते चप्पल के एक घर की सीढ़ियों पे क्या कर रहा है। यानी ये जो इम्प्रिंट्स हैं वो सीढ़ियों पे बनते हुए दिख रहे हैं बच्चों को। स्टेप्स मतलब सीढ़ियां, स्टेयर्स, ठीक है। और ये भी सोच रहे हो बच्चे कि भैया लंदन के बीचों बीच, अभी लंदन का जो ये टाइम बताया ना, इस वक्त बहुत ठंड है, एक्सट्रीम ठंड। लंदन की ठंड बहुत बिटर कोल्ड होती है, यानी कि बहुत ही असहनीय ठंड पड़ती है वहां पर। तो उस वक्त नंगे पांव किसी की भी बस की बात नहीं है चलना। और ऐसा ही हो रहा है कि भैया घरों के जो सीढ़ियां हैं वहां पर बिल्कुल लंदन के बीचों बीच कोई इंसान जो है वो बिना जूते चप्पल के चलता जा रहा है। वेयर वॉज द मैन? पर ये सब चीजें चलो फिर भी डाइजेस्ट हो जाएंगी, बट जो प्रिंट्स बन रहे हैं वो कौन सा इंसान है वही नहीं दिख रहा। यानी कि सिर्फ आपको पैरों के निशान दिख रहे हैं, इंसान तो दिख ही नहीं रहा। तो ये बच्चे बड़े शॉक्ड हैं कि भैया प्रिंट्स तो दिख रहे हैं पर ये इंसान कहाँ है। They gazed a remarkable sight met their eyes। और वो घूर घूर के देख रहे हैं, गेज यानी बिल्कुल लगातार टकटकी लगाए देख ही रहे हैं वो। और ये बहुत ही अनोखा सा एक दृश्य था उनकी आंखों के सामने। सो वो ही दे वर वेरी शॉक्ड। दे वर लाइक कि भैया क्या है, ये प्रिंट्स तो बन रहे हैं बट इंसान कहाँ है। क्लियर? फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। कहीं से भी बस एक फ्रेश इम्प्रिंट आ जा रहा था और पता भी नहीं चल रहा है कि भैया ये कैसे हो गया। फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। क्या दिया हुआ है? ये जो पैरों के निशान है वो एक दूसरे के बाद एक के बाद एक के बाद एक बस बनते जा रहे हैं, बट वो इंसान नहीं दिख रहा है। डिसेंडिंग द स्टेप्स, डिसेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हो मैथमेटिक्स में बचपन में। डिसेंडिंग का क्या मतलब होता है? बड़े से छोटा, यानी कोई चीज कम आ रही है, कम होती जा रही है, राइट। तो अगर सीढ़ियों में कोई डिसेंड करेगा तो वो नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ऊपर की सीढ़ी से नीचे की तरफ की सीढ़ी तक आते आते जो पैरों के निशान है वो बन रहे हैं। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं किस तरफ? सड़क की तरफ, जो स्ट्रीट है, ठीक है। तो पैरों के निशान बनते जा रहे बनते जा रहे बनते जा रहे, ऊपर से सीढ़ी से नीचे वाली सीढ़ी तक, और कहां तक जा रहे हैं? सड़क तक जा रहे हैं, स्ट्रीट तक जा रहे हैं। क्लियर? ऑलराइट, चलिए फटाफट से ये सारे वर्ड्स का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मडी मतलब सबको पता है मिट्टी। सो कवर्ड इन और फुल ऑफ मड, यानी जो पैर हैं वो पूरी तरीके से मिट्टी से मैले हो रहे हैं। इम्प्रिंट्स यानी कि इम्प्रेशंस यानी निशान, तो पैरों के जो निशान है उनको इम्प्रिंट्स कहा है। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड। अगर कोई भी चीज के साथ बेयर लग जाता है, BARE, इसका मतलब कि वो ढका हुआ नहीं है। इट इज नॉट कवर्ड विद अ क्लोथ और फुटवेयर और एनीथिंग, यानी कि कोई भी चीज जो खुली है। अभी पैर खुले का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली कि उस जूते चप्पल नहीं पहने हुए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? गेज्ड। गेज्ड मतलब लुक्ड एट स्टेडीली एंड इंटेंटली, स्पेशली इन एडमिरेशन, सरप्राइज और थॉट। गेज्ड का मतलब होता है कि आप लगातार बहुत ध्यान से किसी चीज पर बस देखे ही जा रहे हो, घूरे ही जा रहे हो। अब वो किसी भी चक्कर में हो सकता है, या तो आप उस चीज को एडमायर कर रहे हैं कि वाओ, या फिर आप शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं कि ये क्या हुआ। यहाँ पर सरप्राइज्ड हैं बच्चे, या फिर आप जो है कोई गहरी सोच में डूबे हुए हैं और उस चक्कर में आप कभी घूर घूर के देखते हो तो आप गेज्ड वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मतलब घूरना। रिमार्केबल का मतलब क्या है? एक अनोखा सा, यानी स्ट्रेंज, अटपटा, ठीक है। मतलब कोई चीज जो बहुत अजीब है, ऐसे नॉर्मल नहीं है, उसे कहते हैं रिमार्केबल ना। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोग्रेसिंग। मूव फॉरवर्ड और ऑनवर्ड इन स्पेस और टाइम, यानी कि कहीं पे भी जगह पे या वक्त में अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, उसे प्रोग्रेस करना कहते हैं। यहाँ पर
ये जो पैरों के निशान है वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि चला जा रहा है, ठीक है, दैट इज व्हाट इज आगे बढ़ना, प्रोग्रेसिंग। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। अब इसी को हिंदी में देखते हैं ताकि आपका ये पूरा पैराग्राफ ढंग से आपके दिमाग में बैठ जाए। सो लेखक हैं एच.जी. वेल्स। दो लड़के जो हैं वो नंगे पांव के ताजा मैली छापों को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि भैया ये क्या है, वो भी लंदन के बीचों बीच। लंदन के बीच में एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पांव कोई क्या कर रहा था, आदमी कहाँ था, वे टकटकी लगाए देख रहे थे और एक उल्लेखनीय नजारा उनकी आंखों के सामने था। तो भैया वो शौक थे कि चलो इम्प्रिंट्स भी डाइजेस्ट हो गए, इतनी ठंड में नंगे पांव भी डाइजेस्ट हो गए, बट ये पर्सन किधर है, इंसान तो दिख ही नहीं रहा जिसके पैरों के निशान बनते जा रहे हैं। कहीं से ताजा पद चिन्ह दिखाई दिए और फिर पैरों के निशान जो है ताजा ताजा फ्रेश बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इंसान जो है वो उसी वक्त चल रहा है। एक के बाद एक पैरों के निशान सीढ़ियां उतरते हुए और सड़क पर आगे बढ़ते हुए दिखे। तो बच्चे भी शौक थे यार, ऐसा तो मतलब भूत प्रेत की जो मूवियां होती है, हॉरर मूवीज, उसी में दिखाया जाता है कि प्रिंस बन रहे हैं, इंसान दिख नहीं रहा क्योंकि वो भूत है। तो बच्चे भी थोड़े से शौक थे कि ये हो क्या रहा है। क्लियर? ओके। बॉयज फॉलोड fascinated until the muddy impressions became fainter and fainter, at last disappeared altogether। अभी जो बच्चे हैं वो बड़े ही fascinated, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे खुश हो गए कि वाह क्या चीज़ है, और एक तरीके से आप बड़े आकर्षक सा वो लगता है सीन। ऑब्वियसली जैसे आपने हॉरर मूवी में देखा होगा कि भैया पीछे नहीं जाना चाहिए, फिर भी लोग पीछे ही जाते हैं उन इम्प्रिंट्स के, और फिर भूत प्रेत जो है उनको मार डालते हैं। वैसे ही बच्चे भी बड़े एक्साइटेड, ठीक है, तो वो इम्प्रिंट्स के पीछे पीछे बहुत ही आकर्षक तरीके से, फैसिनेटेड तरीके से पीछा कर रहे हैं कि भैया इम्प्रिंट्स बनते जा रहे हैं। बट धीरे 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 क्या होगा, पैर पे कितनी मिट्टी होगी, राइट, तो जैसे जैसे मिट्टी कम होती जाएगी पैरों की, तो पैरों के निशान जो हैं वो धीरे 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 धुंधले होते जाएंगे, राइट, बहुत ही लाइक ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे, धीरे 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 इम्प्रिंट्स बनेंगे ही नहीं क्योंकि पैरों की मिट्टी जा चुकी होगी। तो वो फेंट होते गए यानी कि धुंधले होते गए। एट लास्ट डिसअपियर्ड ऑल टुगेदर, और फाइनली कोई इम्प्रिंट बन ही नहीं रहा था क्योंकि पैरों की मिट्टी हट चुकी थी। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री। अब ये जो रहस्य है, ये जो मिस्ट्री है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है, इसको देख लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। सिंपल इनफ, बड़ा ही आसान सा रीजन है। Bewildered boys had been following a scientist, just discovered how to make the human body ट्रांसपेरेंट। तो ये जो रहस्य है उसका एक ही कारण है, और वो ये है कि ये बच्चे जो हैं बिविल्डर्ड क्या होता है, अच्छा शब्द है, ध्यान में रखिए। आप कंफ्यूज्ड वर्ड यूज करते हो कि भैया ये पर्सन बड़ा कंफ्यूज्ड है, यानी कि उसको समझ नहीं आ रहा कुछ, उसी के लिए आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, बिविल्डर्ड का मतलब कि इंसान को समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है। सो बिविल्डर्ड है ये बॉयज, यानी कि कंफ्यूज्ड है, और ये किसको फॉलो कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि ये जो पैरों के निशान है वो एक वैज्ञानिक के पैरों के निशान है। जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, और इस वैज्ञानिक ने अभी अभी ये चीज पता लगाई है, अभी अभी इस चीज की खोज की है कि एक इंसान की बॉडी को ट्रांसपेरेंट, अदृश्य, पारदर्शी कैसे बनाया जाता है। ग्रिफिन इज द साइंटिस्ट। नाम याद रख लीजिए, कौन है भैया पहला कैरेक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टोरी का, ग्रिफिन। तो आपको ग्रिफिन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है वो इसी चैप्टर का है, ठीक है। तो ये जो वैज्ञानिक है इनका नाम है ग्रिफिन, और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है, कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है ग्रिफिन, ये एक्सपेरिमेंट के बाद एक और एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कब से लगे हुए हैं कि कैसे एक इंसान अदृश्य बन सकता है। और वो चीज़ एक बार में तो डेफिनेटली प्राप्त नहीं हुई है, यहाँ से प्रूफ होता है, क्योंकि जनरली भी अगर आप कोई भी ऐसी खोज वगैरह जानना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि भैया उसमें सालों साल लग जाते हैं, लोगों की आधी जिंदगी चली आती है साइंटिस्ट लोगों की, और वो लगे रहते हैं उसके पीछे, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, फाइनली जाके रिजल्ट आता है। तो ये जो साइंटिस्ट है ना ग्रिफिन, उन्होंने भी यही किया था, एक के बाद वो एक्सपेरिमेंट करते जा रहे थे, और फिर क्या हुआ, उसके बाद फाइनली जो है उनका रिजल्ट आ जाएगा, ऑब्वियसली तभी वो इनविजिबल हुए। कैसे आएगा बात करेंगे, पहले इन सारे वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। फैसिनेटेड यानी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड एंड इंटरेस्टेड, किसी चीज से बड़े मोहित हो गए, तो आप बस देखे ही जा रहे हैं उस चीज को, तो ये बच्चे बड़े मोहित हो गए थे कि यार ये पैरों के निशान कहां से बन रहे हैं, तो उसके पीछे लगे हुए हैं। फेंटर का मतलब होता है मुश्किल से कुछ दिख रहा है, बेयरली परसेप्टेबल यानी धुंधला, इवन अगर आवाज भी आपको बेयरली सुनाई दे रही है, बेयरली ऑडिबल, तो भी हम फेंटर वॉइस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बिविल्डर्ड, परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज्ड, वेरी पजल्ड। अरे वाह, कंफ्यूज्ड के 4 शब्द आपको मिल गए हैं। अगर नोटबुक लेके बैठे हो, अच्छी आदत है, तो उसमें ये आप नोट डाउन करो, और ये एक शब्द एटलीस्ट इनमें से कोई एक शब्द तो है जो आपको ध्यान में रहेगा। तो कंफ्यूज्ड ऑलरेडी जानते हो,
राइट। इसी को आप bewildered, इसी को आप perplexed और इसी को आप puzzled कह सकते हो। ये तो भैया बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पजल खेला है कभी? पजल पता है ना, टुकड़े होते हैं, फिर आप बड़े कंफ्यूज होते हो कौन सा किधर पे आएगा पीस, फिर जोड़ते हो, फिर जाके एक पूरी पिक्चर बनती है, राइट। तो पजल्ड का मतलब भी कि इंसान समझ नहीं आ रहा उसको, वो कंफ्यूज्ड। डन। सो bewildered कह लीजिए, perplexed कह लीजिए, कंफ्यूज्ड कह लीजिए, puzzled कह लीजिए, यानी भ्रमित और उलझा हुआ उसे कहते हैं bewildered। डन। ओके चलिए। सो लड़कों ने पीछा किया, वे बड़े मोहित थे इन सारे पैरों के निशान को देख के। जब तक पैरों की छाप धुंधली नहीं पड़ गई, अंत में पूरी तरह से छाप गायब हो गई। तो जब तक उनको पैरों के निशान दिख रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे, जैसे ही पैरों के निशान बनना बंद हुए तो बच्चे भी रुक गए। ऑब्वियसली अब किसके पीछे जाएंगे। रहस्य की व्याख्या काफी सरल है। तो ये जो रहस्य है ये बड़ा ही सरल है समझने में। क्यों? क्योंकि हैरान लड़के एक वैज्ञानिक का अनुसरण कर रहे थे, यानी उनके पीछे जा रहे थे, जिसने अभी अभी खोजा था कि मानव शरीर को पारदर्शी कैसे बनाया जाए। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अभी बस रिसेंट में ही इस चीज की खोज की थी कि कैसे आप पैरों के निशानों को पारदर्शी बना सकते हैं। तो क्या खोजा था? पैरों की निशानी, पूरी जो बॉडी है उसको कैसे अदृश्य बनाना है, पारदर्शी बनाना है, वो ऑलरेडी खोज कर चुके हैं। ग्रिफिन नाम के वैज्ञानिक हैं, ग्रिफिन नाम याद रखना है आपको। मानव शरीर अदृश्य हो सकता है यह साबित करने के लिए एक के बाद एक प्रयोग कर रहे थे, यानी कि वो एक के बाद हर एक एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि किसी से तो रिजल्ट आएगा कि इंसान की बॉडी या ह्यूमन बॉडी कैसे ट्रांसपेरेंट या कह लीजिए इनविजिबल बन सकती है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे देखिए क्या होता है। Swallowed certain rare drugs, body became as transparent as a sheet of glass, also remained as solid as glass. तो इन्होंने पता नहीं कुछ भी ऐसे बहुत ही रेयर जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स क्या होता है, जैसे आप मेडिसिन लेते हो तो उसमें ड्रग होता है, राइट, यानी कि कोई भी दवाई का एक एलिमेंट कह लेना चाहिए। तो कोई भी ऐसी चीज उसे ड्रग कहते हैं, जैसे ड्रग स्टोर्स भी कहा जाता है, राइट। तो एक ही वो ड्रग नहीं है जो आप सोच रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, ऐसी कुछ रेयर सी जो बहुत कम मिलती हैं या बहुत कम लोग खाते होंगे, ऐसी दवाइयाँ खा ली, और उसको निगलने के बाद उनकी पूरी बॉडी जो है वो एक कांच जैसी पारदर्शी हो गई। बट कांच जैसी वो क्या थी? सॉलिड भी थी, क्योंकि अभी ह्यूमन बॉडी है तो बस दिख नहीं रहा है ना, बाकी ये तो सकती रहने वाली ना बॉडी, तो सॉलिड है बट ट्रांसपेरेंट है, यानी कि इनविजिबल बन गई बॉडी। ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट रादर अ लॉलेस पर्सन। डेफिनेटली अगर कोई इंसान जो है इनविजिबल बना सकता है अपने आप को, तो वो बहुत 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 इंटेलिजेंट होगा, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट हैं बड़े ब्रिलियंट हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट एक उनमें बहुत ही बड़ी कमी है, और वो क्या है कि वो एक लॉलेस इंसान है। व्हाट इज लॉलेस? यानी कि जो लॉ और लेस है, दो वर्ड्स हैं, राइट, यानी जो कानून का ना बिल्कुल पालन नहीं करता, उसके लिए जो रूल्स होते हैं ना उसको फॉलो करने ही नहीं है, अपनी सेल्फिशनेस देखनी है, जो खुद को सही लगता है वो करना है, उससे भली पूरी दुनिया का या किसी का भी नुकसान हो। तो ऐसे सॉर्ट ऑफ बेरहम से, क्रूअल से, बिना कोई कानून फॉलो करने वाले इंसान थे कौन? ग्रिफिन। लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और ये पता है कैसे प्रूव कर सकते हो? ये देखो इंसिडेंट सुनो। लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, यानी कि जो ग्रिफिन है जिसके घर में रह रहे थे, उस घर के मकान मालिक ग्रिफिन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। ट्राइड टू इजेक्ट हिम, तो उन्होंने कोशिश की कि उनको घर से बाहर निकाल दें। ग्रिफिन को इजेक्ट यानी बाहर निकाल देना। रिवेंज, अभी ग्रिफिन के दिमाग में आया कि भैया इसकी हिम्मत कैसी है मुझे घर से बाहर निकालने की, इतने गुस्से वाले हैं कि इन्होंने ठान लिया कि मुझे रिवेंज, मुझे बदला लेना है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया? ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, जो घर था ना उस मकान मालिक का जहाँ पे खुद भी रह रहे थे, उस पूरे घर में उन्होंने आग लगा दी। ठीक है, पूरा घर जला दिया उन्होंने कि मैं बदला ले रहा हूं ऐसे, कि उसकी हिम्मत कैसी है मुझे निकालने की। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, और ये चीज करने के लिए कि भाई कोई देखे नहीं कि ये ग्रिफिन नहीं किया है, या ग्रिफिन का अगर पता भी चल जाए तो लोग उन्हें पकड़ ना पाए, इसीलिए वो इनविजिबल हो गए। इनविजिबल होने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनकी बॉडी तो है ही इनविजिबल, राइट, उसके लिए उनको उस बॉडी पे से जो भी कपड़े हैं वो उतारने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी बॉडी इनविजिबल हुई है, कपड़े नहीं हुए। तो पूरे कपड़े, जूते, हर एक चीज जो है वो पूरी उन्होंने निकाल के फेंक दी, ताकि कोई ये ना देख पाए कि ग्रिफिन यहीं खड़ा है, क्योंकि वो तो इनविजिबल हो गए। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा उनमें गुस्सा है कि भैया घर को आगे लगा दी उन्होंने बदले लेने के लिए। सो लॉलेस मीन्स नॉट केयरिंग फॉर लॉ, यानी नियम विरुद्ध, नियम के विरुद्ध जाने वाले इंसान को लॉलेस कहता है। इजेक्ट यानी कंपेल समवन टू लीव अ प्लेस, किसी को बहुत बहुत फोर्स करना कि वो जगह छोड़ के चला जाए, यानी कि किसी को निकालना। क्लियर? ओके। कुछ दुर्लभ औषधियों को निगल लिया किसने? ग्रिफिन ने, और शरीर कांच की चादर की तरह पारदर्शी हो गया और कांच की तरह ठोस भी रहा। तो पारदर्शी भी हो गया और ठोस भी है, सॉलिड भी है। शानदार वैज्ञानिक, बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक है, लेकिन वैज्ञानिक के तौर पे देखा जाए तो दिमाग है उनमें, पर
एक नियम विरुद्ध व्यक्ति थे, यानी नियम के विरुद्ध कैसे जाते हैं वो कोई ग्रिफिन से सीखे। मकान मालिक ने उसे नापसंद किया और उसे बाहर निकालने की कोशिश की, तो ग्रिफिन ने बदला लेने का सोचा। बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने घर में आग लगा दी और ये सोचते हुए कि कोई उन्हें देख ना पाए, उन्होंने अपने पूरे कपड़े उतार दिए ताकि उनको कोई भी देख ना पाए। तो लंदन है, ठंड का समय है, बिना कपड़ों के, बिना घर के, और ऑब्वियसली पैसे भी नहीं रख सकते, पैसे तो दिखेंगे ना, कोई भी चीज वो अपने हाथ में नहीं रख सकते थे। तो बिल्कुल ऐसा था कि वो कुछ भी नहीं है उनके पास, और ऐसा अब वो घूमने वाले। क्लियर? ओके। Became a homeless wanderer without clothes, without money, and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो डेफिनेटली वो एक होमलेस वैंडरर। व्हाट इज वैंडरर? जो भटकता है, ठीक है। तो ये एक होमलेस यानी कि जिसके पास घर नहीं है, बेघर, और वैंडरर यानी कि भटक रहे हैं। तो बेघर बन चुके हैं वो, और ऐसे ही वो हर दर दर भटक रहे हैं। विदाउट क्लोथ्स, कपड़े भी नहीं पहन सकते, तो बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। विदाउट मनी, पैसा भी नहीं रख सकते क्योंकि पैसे भी दिख जाएंगे, उनकी पूरी बॉडी इनविजिबल है, पैसे तो दिख जाएंगे उनके हाथ में। और क्वाइट इनविजिबल, एंड डेफिनेटली वो क्वाइट इनविजिबल थे, यानी दिख नहीं रहे थे। तो क्वाइट क्यों बोला है? वो तो पूरे ही इनविजिबल है? नहीं, जब उनके पैर जो हैं अभी ऐसी चीज में पड़ेंगे जैसे मिट्टी में पड़े, तो मिट्टी के इम्प्रिंट्स बने, तो तब वो विजिबल हो गए ना थोड़े बहुत कि हाँ कोई तो है, तो इसीलिए बोला है क्वाइट इनविजिबल। क्लियर? Until he happened to step in some mud, बस थोड़े बहुत विजिबल होते थे जब उनके शायद गलती से वो मिट्टी में पैर चले गए, एंड उन पैरों के निशान जो हैं वो बनते गए, और वही वो बच्चों ने देख लिए थे। और इससे प्रूफ होता है कि बच्चे जो हैं वो क्या देख रहे थे? एक ऐसे पर्सन को जो इनविजिबल हो गया था और सिर्फ उसके पैरों के निशान दिख रहे हैं। Escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. तो लंदन में जो बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे थे, तो उनसे तो बड़े आसानी से बच गए। कौन? ग्रिफिन। But adventures were by no means over. पर इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इनकी जिंदगी में और कोई रोमांचकारी चीजें होने नहीं वाली। बहुत एडवेंचर्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी इनविजिबल हुए हैं तो ये इतना आसान तो होगा नहीं, राइट? क्योंकि कपड़े भी नहीं है, कपड़े नहीं है, पैसे नहीं है, घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली डिफिकल्टीज तो होने वाली है। Chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. Definitely ग्रिफिन ने एक बहुत ही बुरा समय चूज किया है लंदन की सड़कों पे इस तरीके से बिना कपड़ों के घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि मिड विंटर है, एयर बिटरली कोल्ड, कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। क्योंकि बिल्कुल सर्दियों का बीच का समय है, यानी सर्दियां अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, खत्म भी नहीं हुई है, बिल्कुल अपनी पराकाष्ठा पे हैं अभी सर्दियां। और लंदन की सर्दियां मैंने आपको बताया कि बहुत ही खतरनाक होती हैं। तो बहुत ज़्यादा सर्दी का समय है, जो हवा चल रही बहुत ठंडी है, लाइक बिटरली कोल्ड है, यानी कि बहुत बहुत ज़्यादा असहनीय टाइप की ठंड है। एंड कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और बिल्कुल वो अपने कपड़ों के बिना तो कुछ नहीं कर सकते थे, यानी बिना कपड़ों के ठंड में इस तरीके से घूमना उनके लिए इम्पॉसिबल है। क्लियर? ओके। वैंडर और बिटरली देख लेते हैं। वैंडर मीन्स वॉक और मूव इन अ लीजरली और एमलेस वे, यानी बे मतलब बस भटकते रहना, दैट इज उधर उधर घूमना। और बिटरली यानी एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ठंड है, दैट इज पीड़ादायक ठंड जो है वो महसूस हो रही थी किसे? ग्रिफिन को। क्लियर? ओके। एक बेघर पथिक बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसे के, और बिल्कुल अदृश्य। जब तक वह कुछ कीचड़ में कदम नहीं रखता और चलते चलते पैरों के निशान छोड़ नहीं देता, तब तक वह अदृश्य था। यानी था तो अदृश्य ही ग्रिफिन, बट क्योंकि पैरों के निशान से थोड़ा बहुत पता चल जाता था लोगों को कि कोई तो है, तो इसीलिए बोला है थोड़े से इनविजिबल। लंदन में अपने पद चिन्हों का पालन करने वाले लड़कों से आसानी से बच गए, लेकिन जोखिम भरे अनुभव किसी भी तरह से खत्म तो नहीं हुए थे। अभी बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होंगी। बिना कपड़ों के लंदन में घूमने के लिए साल का एक सबसे बुरा समय चुना। मध्य सर्दी है, हवा पीड़ादायक है, यानी पीड़ादायक ठंडी है, और कपड़ों के बिना वो कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते थे, यानी कपड़ों के बिना रहना उनके लिए अभी मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो यानी कपड़े ढूंढने पड़ेंगे। अभी देखते हैं उसके लिए वो क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। अभी कोई बड़ी सी बंद जगह होगी तो वहां फिर भी थोड़ी गर्माहट, थोड़ी वार्मथ महसूस होगी, क्योंकि जो भी लोग बैठे भी होंगे शॉप वगैरह में या बंद जगह पे, तो वो कुछ ना कुछ हीटर वगैरह या कुछ तो रख के बैठे होंगे, राइट? तो सड़कों पे इस तरीके से घूमने के बजाय ग्रिफिन ने समझा कि भैया ज्यादा बेहतर है कि मैं कोई भी एक दुकान के अंदर चला जाता हूँ। तो वो सीधे सीधे एक लंदन स्टोर में चले गए, एक बहुत बड़ी सी लंदन स्टोर जहां पर सारी चीजें मिलती हैं। तो उनको क्या होगा ना, थोड़ी सी वार्मथ, गर्माहट महसूस होगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। अब ये जो स्टोर है इसको बंद करने का समय हो गया था। As soon as the doors shut, Griffin able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो जैसे ही इस दुकान के दरवाजे बंद हुए, जैसे ही शटर गिरा, वैसे ही ग्रिफिन को मौका मिल गया अपने आप को वो खुशी देने का। और वो खुशी क्या थी कि भैया वो अब कपड़े भी पहन सकते हैं और जो कुछ भी दुकान में उनको मिलेगा वो आसानी से खा सकते हैं। और कपड़े कौन से लेने हैं, खाना कितना खाना है, उसके लिए पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अदृश्य है, किसी को क्या ही पता चलेगा कौन खा रहा है। तो डेफिनेटली वो बिना पैसे की चिंता किए आराम से जितना चाहे उतना खा सकते हैं, जो चाहे वो खा सकते हैं और जो चाहे वो
पहन सकते हैं। क्लियर? ओके, चलिए एक्सपेंस का मीनिंग देख लीजिए। एक्सपेंस मतलब स्पेंडिंग ऑफ मनी, यानी पैसे का खर्च। जैसे हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं खर्च, तो आप एक्सपेंस किसको बोलेंगे? जो आप खर्च कर रहे हैं। क्लियर? ओके। सड़कों पर घूमने के बजाय उसने गर्मी के लिए लंदन के एक बड़े स्टोर में जाने का फैसला किया। बंद होने का समय आ गया था। किसका? उस स्टोर का। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, खर्च की परवाह किए बिना खुद को कपड़े और खुद को खिलाने का आनंद देने में सक्षम हो गए। कौन? ग्रिफिन। क्लियर? ओके। Broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes, with shoes, an overcoat, a wide-brimmed hat, and became a fully dressed and visible person. तो इन्होंने क्या किया? जितने भी डब्बे वब्बे बंद रखे थे ना दुकान पे, तो सब स्टॉक में बंद करके रखते हैं, उन्होंने सारे बॉक्स वगैरह खोल दिए, जो भी रैपर्स थे वो सब हटा दिए, रिमूव कर दिए, और खुद को उन्होंने गरम गरमाहट वाले वार्म कपड़े पहना दिए। विथ शूज, जूते पहने उन्होंने, ठीक है, यानी कपड़े पहने, जूते पहने, एक ओवरकोट पहना, एक बहुत बड़ा सा जो कोट नहीं होता उसे ओवरकोट कहते हैं, और एक वाइट ब्रिम्ड हैट पहनी। देखिए हैट कैसी दिखती है? ऐसी। वाइट का मतलब बहुत चौड़ी, और ब्रिम्ड का मतलब क्या होता है? ये ब्रिम होती है, ठीक है। तो ये आप यहां तक भी पहन सकते हो, जो पकड़ते हो टोपी को वो ब्रिम है, अभी वो बड़ी भी हो सकती है। तो अगर जितनी बड़ी होगी ब्रिम, जितनी वाइड होगी है हैट, उससे क्या होगा? उनका चेहरा नहीं दिखेगा, जो ऑलरेडी दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वो इनविजिबल है, बट किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है। तो अपना चेहरा वेरा थोड़ा ढक सके, इसलिए बहुत ही चौड़ी सी हैट पहनी उन्होंने, जैसे डिटेक्टिव्स वगैरह को नहीं दिखाते हैं मूवीज में या सीरियल्स में, ताकि उनका चेहरा कोई पहचान ना पाए। सो इस तरीके से वो पूरी तरीके से फुल ड्रेस्ड हो गए, ठीक है, सारे कपड़े वपड़े पहन लिए उन्होंने, और विजिबल हो गए कि हाँ भाई कोई तो खड़ा है, क्योंकि कपड़े तो दिख रहे हैं ना, बॉडी भले ही नहीं दिख रही है। Kitchen of the restaurant found cold meat, coffee, followed up the meal with sweets and wine taken from the grocery store. Finally settled down to sleep on a pile of quilts. अब होता क्या है कि उन्होंने कपड़े पहने सबसे पहले तो, क्योंकि ठंड लग रही है, दूसरी बात था भूख लग रही है, तो उन्होंने जो भी रेस्टोरेंट था उसकी किचन में गए, जहाँ पे सारा सामान रखा रहता है, वहां पे उनको कोल्ड मीट, ठंडा मीट मिला, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को बना के देते होंगे जब शेफ वगैरह, तो दे वुड टेक आउट दैट कोल्ड मीट, है ना, फ्रिज में से निकालते होंगे, देन गरम गरम करके देते होंगे। अब ये गरम गरम तो करेंगे नहीं, तो इन्होंने फटाफट से कोल्ड मीट निकाला, कॉफी निकाली, वो सब खाया, ठीक है, आराम से बैठ के, और जैसे ही खाना हो गया उसके बाद मिठाइयाँ खाई और वाइन पी, और ये सब चीजें उनको किराने की दुकान से मिल गई, जो भी वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर थी। तो डेफिनेटली इनको बड़ा मजा आ रहा था, अपनी मर्जी से जो खाना है खाया, कॉफी पी, वाइन पी और मिठाइयाँ खाई। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स, और ये नहीं था कि वहां से निकल गए क्योंकि दुकान तो बंद है, तो वहीं पे सो जाने का उन्होंने निर्णय लिया। और किस पे सो गए? क्विल्ट का मतलब होता है कंबल, और कंबलों का जो एक के ऊपर एक ढेर होता है उसको कहते हैं पाइल, तो कंबलों के ढेर पे, पाइल ऑफ क्विल्ट्स पे सो जाने का उन्होंने डिसीजन लिया। क्लियर? ओके। सो बक्सों को तोड़ा और खोला और अपने आप को गर्म कपड़ों के साथ फिट किया। जूते पहने, एक ओवरकोट लिया, एक चौड़ी टोपी ली, वाइट ब्रिम्ड, समझ गए, बहुत ही बड़ी चौड़ी टोपी, पूरी तरह से तैयार और दृश्यमान व्यक्ति बन गया, और पूरी तरीके से बढ़िया रेडी हो गए और अब विजिबल हो गए थे। रेस्टोरेंट की रसोई से ठंडा मांस खाया, कॉफी पी, खाने के बाद मिठाई और शराब का सेवन किया, और जो किराने की दुकान से उनको मिल गया था। अंत में रजाई के ढेर पर सोने लगा। तो ग्रिफिन जो है बढ़िया, अब उन्होंने खाना भी खा लिया है, रेडी भी हैं, और अब वो सो भी गए हैं। डन? ओके। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. Did not wake up until the assistants and already arriving next morning. अब देखिए दुकान पे वो चले तो गए, बट ऑब्वियसली ये उनकी खुद की शॉप तो है नहीं, तो जब तक वहाँ के दुकान के मालिक या दूसरे असिस्टेंट्स नहीं आ जाते तब तक इनको वहीं पर रुकना है, और जैसे ही उनके आने का टाइम हो तब तक इनको वहां चला जाना चाहिए वहां से, क्योंकि अगर ये नहीं गए तो वो लोग इनको पकड़ के मारेंगे, राइट। तो अगर ग्रिफिन सही वक्त पे उठकर जाग जाते और सही वक्त पे उठ के चले जाते ना, या किधर छुप जाते, तो उनके लिए बड़ा आसान होता, बट ऐसा हुआ नहीं। डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स, यानी कि जब तक असिस्टेंट्स नहीं आए तब तक वो उठे नहीं, और अगले मॉर्निंग, अगली सुबह जैसे ही वो आने लगे या उनके आने का वक्त हुआ, तभी ग्रिफिन की आंख खुली। क्लियर? अब क्या होगा देखेंगे, पहले इसको हिंदी में पढ़ते हैं। सो यदि ग्रिफिन केवल सही समय पर जागने में कामयाब होता तो शायद सब ठीक हो जाता। जब तक दुकान के सहायक नहीं आ गए वो उठा नहीं, और अगली सुबह सहायक आ गए, असिस्टेंट्स आ गए उस दुकान के। Saw a couple of them approaching, panicked and began to run. They naturally gave chase. अब कुछ लोगों को, couple of them यानी कुछ लोगों को उन्होंने आते हुए अपनी तरफ देखा कि ग्रिफिन को पकड़ने वो आ रहे हैं, कि भैया तुम कौन हो जो सो रहे हो। ग्रिफिन बहुत घबरा गए, पैनिक हो गए, और ऑब्वियसली अगर उनको बात भी करनी होती तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो चेहरा तो दिखेगा ही नहीं ग्रिफिन का, तो और डर लगेगा उनको, राइट। सो पैनिक कर गए और भागने लगे ऑब्वियसली, ताकि वो बच जाए।
एंड दे नेचुरली गेव अ चेस। और ऑब्वियसली अगर आप भागोगे तो आपको कोई भी पकड़ेगा, तो बहुत ही स्वाभाविक रूप से वो लोग भी इनका पीछा करने लगे। तो ये रहे असिस्टेंट्स उस दुकान की, ये रहे ग्रिफिन, देखिए बिल्कुल इनविजिबल है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, बस कपड़े दिख रहे हैं। तो वो भागने लगे इनके पीछे, एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अब ऑब्वियसली क्या दिख रहा था, उनके कपड़े, जूते, हैट, अगर वो सब निकाल के फेंक दें तो फिर से इनविजिबल हो जाएंगे, राइट। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने फिर अपने पूरे कपड़े, जूते, सब कुछ जो पहना था सब निकाल के फेंक दिया। फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। और क्या हुआ, फिर से वो बिल्कुल बीचों बीच ठंड के मौसम में, जनवरी का मंथ है, बहुत ज्यादा खतरनाक ठंड होता है, चिल्ली वेदर, कपकपाती हुई ठंड, और उसके बीच वो बिना कपड़ों के, बिना कोई चीज पहने हुए फिर से खड़े थे। क्लियर? डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी बट यू नो नेवर गिव अप। अभी ऐसे थोड़ी कि अब क्या करूं, अब रोने लगे, नहीं, अब उनको दूसरा कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो इस बार उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना कोई थिएट्रिकल कंपनी, यानी अगर आपने कभी थिएटर किया है, आपने कभी प्लेस देखे हैं, तो आपको पता होगा कि नाटक में बहुत नकली चीजों का इस्तेमाल होता है, नकली मूछे, नकली नाक, नकला एक तरीके से अलग अलग तरीके के चश्मे, कपड़े, ऑब्वियसली देन नकली जो भी प्रॉप्स वगैरह होते हैं, वो सारी चीजें थिएटर्स में यूज होती हैं। तो ऐसी ही कोई दुकान उनको ढूंढनी थी जहां पर ये पूरा स्टॉक उनको मिल जाए। होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। तो उम्मीद थी कुछ कपड़ों की, तो बट उसके अलावा भी उनको कुछ और चाहिए था, और ऐसी कुछ चीजें चाहिए थी जिससे उनके जो कंधे हैं, शोल्डर्स हैं, उसके ऊपर की जो जगह यानी कि जो सर है, वो किसी तरीके से कुछ पहन ले ताकि मुंह पूरा बन जाए, यानी कि वो चेहरा टाइप का दिखे। तो ये जो स्पेस है इनकी, ये शोल्डर्स है, कंधे, और कंधे के ऊपर की जो स्पेस है यानी जो पूरा मुंह है, वहां पे भी इन्हें कुछ चीजें पहननी पड़ेंगी ताकि लगे कि हाँ ये कोई तो इंसान है, और इनविजिबल टाइप के ये नहीं दिखेंगे। तो वो क्या क्या मिलेगा वो पढ़ेंगे, पहले इन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं। पैनिक मतलब बी अफ्रेड, अगर आप घबरा जाते हो तो आप पैनिक कर जाते हो, इसलिए कहते हैं ना डोंट पैनिक, डू नॉट पैनिक। तो पैनिक क्या होता है, घबराना नहीं है, ठीक है, तो घबराना इज पैनिक। गेव चेज यानी फॉलोड, किसी का पीछा करना यानी उसको चेस करना, उसके पीछे पीछे जाना, दैट इज पीछा करना। थिएट्रिकल रिलेटिंग टू एक्टिंग एक्टर्स और द थिएटर, जो भी एक्टिंग होता है, ठीक है ना, जो भी एक्टर्स होते हैं, या थिएटर होता है, प्ले वगैरह होता है, नाटक होते हैं जो, उससे रिलेटेड इज थिएट्रिकल। सो अभिनय, अभिनेता या थिएटर से संबंधित। क्लियर? ओके, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं इसको। सो उनमें से कुछ लोग उसके पास आ रहे थे, तो ग्रिफिन ने उनमें से कुछ को पास आते देखा कि भैया ये लोग तो मेरे पास ही आ रहे हैं। घबरा गया और भागने लगा। कौन? ग्रिफिन। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पीछा किया, अपने नए पाए गए कपड़ों को जल्दी से उतारकर भागने में सक्षम हो गए। कौन? ग्रिफिन। एक बार फिर खुद को अदृश्य लेकिन सर्द जनवरी की हवा में बिना कपड़ों के पाया। तो फिर से बेचारे ठंड, बेचारे क्यों बोले यार, गलती है, ठीक है ना। तो यहां पर वो अगेन इस ठंड में, कपकपाती हुई इस ठंड में बिना कपड़ों के अपने आप को वहां पर खड़े पाते हैं। तो आपको समझ आ रहा है कि अभी तो सिर्फ एक ही चीज है, अभी दूसरी चीज होगी, और ऐसे से करके बहुत इंसिडेंट्स होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ इतनी इजी नहीं हुई, बल्कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है आफ्टर ही बिकेम इनविजिबल। एक थिएटर कंपनी के भंडार को आजमाने का फैसला किया। न केवल कपड़े बल्कि कुछ ऐसा भी मिलने की उम्मीद है जो उसके कंधों के ऊपर की खाली जगह को छिपा दे। बस वो जगह को इनको हाइड करना था। अभी वो कैसे करेंगे देखते हैं। Shivering hurried to Drury Lane, center of the theatre wall, found a suitable shop. Next, जो दूसरा नाम है वो है ड्रूरी लेन। ठीक है, पहला नाम क्या था? ग्रिफिन। दूसरा नाम है ड्रूरी लेन। आपको ये नाम सब पता होना चाहिए, बिकॉज कभी कभी क्वेश्चन में नाम आ जाता है और आपको क्लियर ही नहीं होता कौन से चैप्टर का है, या फिर मुझे नाम लिखना है पर वो क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। तो जो लिख देगा एग्जामिनर खुश नंबर दे देगा, आप नहीं लिखोगे तो आपका इनकम्प्लीट लगेगा, राइट। सो इसीलिए नाम ध्यान में रखते चलना है। डन। तो दूसरा क्या नाम है? ड्रूरी लेन। तो शिवरिंग यानी कपकपाते हुए ये जो ग्रिफिन है वो कहां पहुंच जाते हैं? फटाफट से जल्दी से जाते हैं ड्रूरी लेन। ये क्या है? सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, यानी कि वहां पर ड्रूरी लेन नाम की कोई है जगह, ठीक है, जहां पर सारे थिएट्रिकल चीजें मिलती हैं, यानी वो सेंटर है, मेन जगह है जहां आपको नाटक से रिलेटेड चीजें मिलती हैं। फाउंड अ सूटेबल शॉप, और इनको जिस तरीके की चीजें चाहिए थी वैसी चीजें उनको एक दुकान दिख गई जहां पर मिल जाएंगी। मेड हिज वे, फटाफट से वहां गए। इनविजिबल है तो किसी को पता नहीं चला। इनविजिबल अपस्टेयर्स केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। देखो ये पूरा ध्यान में रखना है। तो देखिए ये जो है दुकान में जाते हैं, अभी इनविजिबल है तो पूरी सीढ़ियां चढ़ के जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कोई उनकी दुकान में एंटर हो चुका है।
और वहां जाके बहुत सारी चीजें वो पहन के आते हैं। और जब आते हैं तो देखो उन्होंने क्या क्या पहना है। सबसे पहले उन्होंने पहने हुए हैं बैंडेजेस अराउंड फोरहेड। ये जो फोरहेड होता है ना, इस जगह पे उन्होंने बहुत सारे बैंडेजेस लगाए हुए हैं इधर, ताकि बैंडेजेस से ऐसा लगे कि हाँ कुछ तो है ना, कोई स्पेस तो बची, राइट। तो पहली चीज ये चीज उनकी हो गई क्लियर। दूसरी बात, उन्होंने पहने हुए हैं डार्क कलर के ग्लासेस, बहुत ही काले क्लियर जो चश्मे होते हैं, जैसे ये क्लियर है मेरी आंखें दिख रही हैं, वैसे कई लाइट कलर के गॉगल्स होते हैं, सनग्लासेस होते हैं, जिसमें अगेन आपकी आईज दिखती हैं। बट जब आप ब्लैक कलर के बहुत ही डार्क कलर के ग्लासेस लगाते हो तो आपकी आंखें नहीं दिखती, ऐसा लगता है बस आंखें होंगी, ऑब्वियसली सिर्फ चश्मा दिखता है। तो वैसे इन्होंने डार्क कलर की ग्लासेस पहन लिए। क्यों? क्योंकि आंखें वैसी नहीं दिख रही तो किसी को पता ना चले कि भैया इसकी तो आंखें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज क्लियर। थर्ड चीज, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली, क्योंकि नाक तो होनी चाहिए, किस पे रखोगे चश्मा? अभी ऐसे चश्मा है हवा में रखा हुआ, लोगों को तो ये लगेगा कि भैया चेहरा तो दिख ही नहीं रहा, बट यहाँ इन्होंने नकली नाक लगा ली, जिससे चश्मा जो है वो भी रहेगा और नाक भी दिखेगी कि हाँ भैया ये इंसान ही है। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, बुशी टाइप, यानी बहुत ज्यादा बालों वाली विस्कर्स, यानी साइड जो जगह होती है ना, यहाँ पर दाढ़ी ले ली उन्होंने, ताकि यहाँ से भी पूरा लगे कि हाँ एक ह्यूमन फेस है। एंड अ लार्ज हैट, एंड अगेन बहुत बड़ी सी टोपी ले ली, क्योंकि सर पे क्या दिखेगा, टकला दिखेगा, राइट, तो वो ना दिखे और ऐसा लगे कि हाँ नॉर्मल इंसान है, तो उन्होंने हैट भी ले ली। तो क्या क्या चीजें ली? बड़ा आसान है, हैट, फोरहेड पे बैंडेज, बहुत ही डार्क कलर के ग्लासेस, नकली नाक, साइड विस्कर्स। क्लियर? तो ये सारी चीजें उन्होंने ली और नीचे आए। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब ये वापस तो आ रहे हैं, अब तो दिख रहा है ना कि इंसान है, तो अब पैसे मांगेगा कोई भी उनसे, राइट। तो वो चाह रहे थे कि कोई उन्हें ना देख पाए, और इसके लिए उन्होंने पता क्या किया? केयरलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। बहुत ही बेरहमी से उन्होंने जो दुकानदार था उसको पीछे से मारा, हमला किया उस पर, कि भैया वो जो है एक तरीके से क्या बोलूं मैं, कि इतना स्ट्रांग ना रहे कि जो इन पर अटैक कर पाए। तो इनको फटाफट से बहुत ही बेरहमी से, क्योंकि ये इंसान ही ऐसे हैं, ठीक है, इनको कोई सेंटिमेंट्स वेंटिमेंट्स नहीं है, तो वो सीधे सीधे क्या करते हैं, अटैक करते हैं शॉपकीपर पे। रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, और उस दुकान के गले में या जो भी पैसे होते हैं उसमें जितना भी कमाई था ना, वो सब चोरी करके ग्रिफिन आ गए। To get away from crowded London, took a train to the village of Epping, booked 2 rooms at the local inn. अब लंदन है बड़ा भीड़ भड़ाके वाला, बहुत पॉपुलेशन है, राइट। तो इतने सारे लोगों में कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और ग्रिफिन पिट जाएंगे, राइट। तो उनको जाना था एक ऐसी जगह पे जहां पर बहुत कम लोग हो, जहां पर उन पे किसी का ध्यान जाए नहीं और वो बढ़िया जो है अपनी जिंदगी बिता सके। तो वो क्या करते हैं, लंदन से दूर जाते हैं, ट्रेन की बुकिंग करते हैं विलेज ऑफ इपिंग के लिए। इपिंग नाम का एक विलेज है, उसकी बुकिंग करते हैं, और वहां पर 2 कमरे बुक किए इन्होंने एक लोकल इन में। इन क्या होता है, एक पब टाइप का एरिया होता है जहाँ पे रहने की भी सुविधा होती है। तो वहां पर उन्होंने 2 कमरे अपने लिए बुक कर दिए, और अब ये लंदन से कहाँ जाएंगे, इपिंग जाएंगे। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं शिवरिंग विस्कर्स और कैलसली का मीनिंग। शिवरी इज शेकिंग स्लाइटली एंड अनकंट्रोलेबली एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग कोल्ड, यानी कि बहुत ज्यादा आप कपकपा रहे हो बिकॉज आपको बहुत ठंड लग रही है, दैट इज कांपना। विस्कर्स आनी बियर्ड, यानी कि क्या होता है, दाढ़ी, ठीक है। तो साइड में जो दाढ़ी नहीं होती है उसको विस्कर्स कहते हैं। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं कैरलेसली विदाउट मर्सी, यानी कि आपको बिल्कुल दया भावना नहीं है, दैट इज बेरहमी से, बेशर्मी से, बहुत ही बेरहम व्यवहार कह सकते हो, दैट इज व्हाट इज कैरलेसली। क्लियर? ओके। कपकपाते हुए जल्दी से ड्रूरी लेन गया, थिएटर की दुनिया का केंद्र, एक उपयुक्त दुकान मिली जहां से वही सब सामान ले सकता है। अपना रास्ता बनाया, अदृश्य ऊपर, थोड़ी देर बाद उसके माथे के चारों ओर पट्टियां थी, काला चश्मा था, नकली नाक, बड़ी झाड़ीदार मूंछ और एक बड़ी टोपी पहनकर वे बाहर आए। तो उन्होंने सारी चीजें से अपने आप को कवर कर लिया। बिना देखे भागने के लिए पीछे से दुकानदार पर बेरहमी से हमला किया, उसके मिलने वाले सारे पैसे लूट लिए, जितने भी उसके पैसे मिले थे उसको, वो सारे पैसे उन्होंने लूट लिए। भीड़ भाड़ वाले लंदन से दूर जाने के लिए इपिंग गांव के लिए एक ट्रेन ली। तो उन्होंने लंदन से वो दूर गए और उन्होंने किसके लिए बुक करी ट्रेन, इपिंग विलेज के लिए। स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक किए और वहां पर एक लोकल इन में उन्होंने 2 कमरे जो है अपने लिए बुक कर लिए। डन? ओके। Arrival of a stranger at an inn in winter, in any case an unusual event. भैया इन में, एक लोकल इन में सर्दियों के टाइम पे किसी एक अजनबी, एक स्ट्रेंजर का आना, यानी जो वहां का रहवासी नहीं है, बहुत अजीब बात थी वहां के लोगों के लिए। अनकॉमन अपीयरेंस एट ऑल टंग्स वैगिंग। चलो ये कहानी भी कोई डाइजेस्ट कर लेगा कि चलो कोई रीजन होगा जो इंसान यहाँ आया हुआ है,
बट इतना अजीब दिख रहा है कि ऐसे पट्टी लगी हुई है और चश्मा लगाया, अजीब सी नाक है, तो ऐसा टाइप का इंसान जो है वो देखकर वहाँ के जितने भी लोग हैं वो आपस में बातचीत करने लगे। ये होता है ना कि मतलब एकदम से आपस में बातचीत करने लगते हैं, टॉपिक मिल जाता है कि हाँ ये देखो कैसा लग रहा है। दैट इज व्हाट इज टंग्स वैगिंग। मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। तीसरा नाम जो आपको ध्यान में रखना है, मिसेस हॉल। ठीक है, तो जो मिसेस हॉल है वो कौन है? वहां के पब के मालकिन की बीवी, ठीक है, वाइफ। तो वो पूरी कोशिश कर रही थी कि भैया वो इनके साथ अच्छे से फ्रेंडली तरीके से व्यवहार करें, क्योंकि ऑब्वियसली गेस्ट है, पैसा देगा और अच्छे से बात करनी पड़ेगी, तो इस तरीके से वो डील करती हैं। ग्रिफिन नो डिजायर टू टॉक, बट ग्रिफिन को बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत रीजन है, एक तो इतनी सारी डिफिकल्टीज आई हैं, दूसरी बात नहीं चाहते सामने वाला जाने की, कुछ अजीब है, तीसरी बात वो ऐसे हैं भी नहीं कि थोड़ा ऐसे इंसान टाइप के, बहुत ही अजीब, क्रूअल, कठोर टाइप के वो व्यक्ति हैं। टोल्ड हर माई रीजन फॉर कमिंग टू इपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। और सीधे सीधे मिसेस हॉल को बताते हैं कि मैं क्यों आया हूं इन, क्योंकि मेरी इच्छा है कि भैया मैं एकांत में समय बिताऊं। सॉलिट्यूड यानी एकांत, यानी मुझे कुछ चाहिए नहीं था, आसपास लोग ना हो, कोई ना हो, इसलिए मुझे अकेले में रहना है, तो मैं यहाँ पर इपिंग आया हूँ। डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मुझे कुछ काम भी करना है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी आके मुझे डिस्टर्ब करे, यानी मेरे कमरे में तो आने की कोई भी कोशिश ना करे, क्योंकि मुझे काम करना है और मैं नहीं चाहता कि काम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, अभी ऐसा चेहरा देख के कोई पूछे कि क्या हुआ है सर, उसके पहले ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि भैया एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरा चेहरा भी खराब हो गया, तो इस वजह से उनको क्लियर हो जाए मिसेस हॉल को कि हाँ ये एक रीजन है जिसलिए उन्होंने क्या किया है भाई, अपने चेहरे पे पट्टी वट्टी लगाई है। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देख लेते हैं इन और सॉलिट्यूड का मीनिंग। इन मीन्स अ प्लेस प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, कोई भी जगह जहां पे रहने की जगह मिल रही है, आवास प्रदान करने वाला स्थान इज इन। सॉलिट्यूड द स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन, एक ऐसी जगह जहां मतलब एकांत, दैट इज अकेलेपन में रहने का उनका इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने ये इपिंग में आने का डिसीजन लिया। क्लियर? ओके, चलिए हिंदी में देखते हैं। सर्दियों में एक सराय में एक अजनबी का आगमन किसी भी मामले में एक असामान्य घटना थी। अजनबी का असामान्य उपस्थिति से सभी अपने आप सबको खुसफुसाने पर मजबूर कर दिया, यानी कि एक तो वो वैसे ही इधर आए हुए हैं ठंड के मौसम में, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि वो जो है ऐसे अजीब तरीके से ड्रेसअप होके आए थे, तो इस वजह से भी लोग आपस में खुसफुसाने लगे, कि बातचीत करने लगे कि ये क्या है। सो वो भी एक चीज थी जिस वजह से लोगों को लगा कि यार ये क्या है, किस टाइप का इंसान आया है। श्रीमती हॉल, मकान मालिक की पत्नी, मित्रत्व से रहने का हर संभव प्रयास किया। तो जो श्रीमती हॉल है, यानी कि जो पब के मालिक की बीवी हैं, वो पूरी कोशिश कर रही थी कि ग्रिफिन से थोड़ा फ्रेंडली बात करें, ऑब्वियसली क्योंकि ग्रिफिन एक गेस्ट है तो इज्जत देना बनता है। ग्रिफिन बात करने की इच्छा नहीं थी। उससे कहा, इपिंग में आने का मेरा सिर्फ एकमात्र कारण है और वो है एकांत की इच्छा। मेरे काम में परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए मुझे कोई आकर डिस्टर्ब भी ना करे। इसके अलावा एक दुर्घटना ने मेरे चेहरे को प्रभावित किया है, यानी खराब कर दिया है। क्लियर? ओके। Satisfied her guest eccentric scientist and paid her in advance, Mrs. Hall prepared to excuse his strange habits and irritable temper. तो यहाँ पर जो मिसेस हॉल है, अभी इतनी सारी बातें हुई उनकी ग्रिफिन से, तो उनको इन बातों में क्लियर हो गया कि ग्रिफिन एक बहुत ही अजीब सा, बावला सा साइंटिस्ट है। वैज्ञानिकों के लिए वैसे भी ऐसा माना जाता है कि वो अजीब ही होते हैं, अलग ही होते हैं, क्योंकि मतलब उनका दिमाग बहुत अलग चलता है, तभी तो वो साइंटिस्ट है, हर कोई साइंटिस्ट नहीं होता, राइट? तो ये भी एक चीज होती है, और जिस चक्कर में उन्होंने सोचा कि यार ये अजीब है, ठीक है तो इग्नोर कर लेते हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रहा है कुछ, वो ऐसा ही साइंटिस्ट है। एंड पेड हर इन एडवांस। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी कि भैया ग्रिफिन ने जो भी पेमेंट था, जितने दिन वो रुक रहे थे, वो सब पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए। लोग अक्सर चेकआउट के टाइम पे पैसे देते हैं, थोड़ा एडवांस करते हैं, और जब वो जा रहे होते हैं होटल या रेस्टोरेंट छोड़कर, तब पूरी पेमेंट करते हैं। बट ग्रिफिन ने पूरी पेमेंट एडवांस में कर दी। फर्क भी क्या पड़ता है, ग्रिफिन के पैसे तो थे नहीं, वो बेचारे इंसान के थे जो ड्रूरी लेन की शॉप थी, उसके पैसे थे, तो उन्होंने फटाफट से एडवांस में पेमेंट कर दी। और ये देखकर भी मिसेस हॉल खुश हो गई कि भैया पैसे आ गए तो गेस्ट को कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है, तो चलो ठीक है, इग्नोर करो। मिसेस हॉल प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर। और ग्रिफिन की अजीब अजीब आदतें और एक गुस्सा जो था वो इग्नोर करने का निर्णय लेती हैं कौन? मिसेस हॉल। Stolen money did not last long. Presently, Griffin admitted had no more ready cash. Pretended as expecting a check to arrive at any moment. अब जो पैसे चुराते हो आप, वो चोरी किए हुए पैसे ज्यादा टाइम तक तो टिकते नहीं है। आपकी सैलरी टिकती है, आपकी सेविंग टिकती है, बाकी किसी की चोरी किए हुए पैसे नहीं टिकते आपके पास ज्यादा टाइम। वही हुआ, खर्च वर्च हो गया और अब पैसे नहीं है ग्रिफिन के पास। तो ग्रिफिन ने बता दिया मिसेस हॉल को कि मेरे पास अभी कैश नहीं है,
बट हाँ, कभी भी मेरे पास चेक आ सकता है और ऐसा झूठा नाटक किया, ऐसे प्रिटेंड किया कि हाँ मैं चेक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो जैसे पैसे आएंगे मैं आपको दे दूंगा, ताकि मिसेस हॉल उनको वहां से जाने के लिए ना कहे। क्लियर? फटाफट से देख लेते हैं एक्सेंट्रिक का मीनिंग। सो एक्सेंट्रिक इज अनकन्वेंशनल एंड स्लाइटली स्ट्रेंज, जो नॉर्मल नहीं है, बहुत अजीब है, उसे हम एक्सेंट्रिक कहते हैं। दैट इज विलक्षण व्यक्ति, विच इज नॉट नॉर्मल, वेरी वेरी अजीब व्यक्ति। इजी? ओके, चलिए अब इसी को हिंदी में देखते हैं। सो मान लिया कि उसके मेहमान जो हैं, मिसेस हॉली मान लेती हैं कि जो है मेहमान है उनके ग्रिफिन, वे सन की वैज्ञानिक हैं, यानी कि वो अजीब है, ठीक है, तो उनका दिमाग घुमा हुआ है, तो रहने देते हैं, इस बात को उन्होंने मान लिया ताकि वो इग्नोर कर सकें किसके, ग्रिफिन की हैबिट्स को। और वैसे भी उसने पहले से ही पूरे पैसे दे दिए थे, एडवांस में पेमेंट कर दी थी ग्रिफिन ने। श्रीमती हॉल उसकी अजीब आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार थी कि हाँ ठीक है, जाने दो, क्या ही फर्क पड़ता है, पैसे आ गए, साइंटिस्ट है, मान लेते हैं, अभी वो कैसे भी बात कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, हमको क्या, वो चुपचाप रहे जाकर, हमें अपना पैसा मिल जाए। क्लियर? चोरी का पैसा ज्यादा समय तक नहीं चला। वर्तमान में ग्रिफिन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, तो उन्होंने प्रवेश करके कहा कि अब और मेरे पास नगद पैसे नहीं हैं। किसी भी क्षण चेक आने की उम्मीद का नाटक किया। कोई चेक नहीं आने वाला था, वैसे भी ग्रिफिन को कौन ही जानता है, कुछ नहीं पता हमको, तो कोई चेक वेक नहीं आने वाला था, बट ऐसा बोलना पड़ता है ना, आप एडवांस में पेमेंट दे दो, फिर थोड़ा बोल दो कि हाँ पैसे आने वाले हैं, तो कोई भी मान लेगा और आपको रहने की इजाजत दे देगा कि चलो ठीक है, एडवांस में दे दिया था, अभी थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। तो ऐसे करके वो थोड़ा समय जो है वो ले लेते हैं, और चेक तो आने वाला है नहीं, तो कैसे पेमेंट करेंगे वो जान लेते हैं। Shortly afterwards, curious episode occurred. Early in the morning, a clergyman and his wife, awakened by noises in the study, creeping downstairs, heard the chink of money and being taken from the clergyman's desk. अब होता क्या है कि कुछ ही समय बाद, यानी अभी ग्रिफिन ने कहा ना कि मेरा चेक आ सकता है किसी भी समय पे, उसके कुछ समय बाद एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। और वो घटना कहाँ पर हुई है कि भैया एक क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ जो है वहीं आसपास कहीं रहते हैं शायद। क्लर्जी मैन कौन है? जो पादरी होते हैं, उनकी बात हो रही है। तो क्लर्जी मैन और उनकी वाइफ जो है वो वहीं पर कहीं रहते हैं, और उनकी एकदम से नींद खुल जाती है। कैसे नींद खुली उनकी? सुबह सुबह उनको अपने स्टडी रूम से कोई आवाज़ें आ रही थी, और वो कैसी आवाज़ें थी? जो सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स होते हैं, तो जब वो अगर बहुत सारे कॉइन्स रखे हो तो अगर आप वो सिक्के उठाते हो तो आवाज़ नहीं आती है, वो आवाज़ है चिंक ऑफ मनी। तो भाई पैसे कोई ले रहा है, ऐसी आवाज़ आने लगी इनको, और इनकी नींद खुल गई। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, कि भैया कोई जो क्लर्जी मैन का डेस्क है उसमें से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है धीरे से जो है डाउनस्टेयर्स जाते हैं, यानी कि ऊपर सो रहे हैं कहीं पे, और स्टडी रूम ऑब्वियसली नीचे ही होगा, तो वहां जाकर पैसे निकाल देखते हैं कि भैया कौन चोरी कर रहा है, बिकॉज यही आएगा दिमाग में। तो वो धीरे 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 से जो है डाउनस्टेयर्स जाते हैं। विदाउट नॉइज पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड, क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। और डेफिनेटली जो भी चोरी कर रहा है उसको बिल्कुल भी समझना है या पता ना चले कि कोई आ रहा है, तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे गए बिना कोई आवाज़ किए। साथ ही साथ हाथ में इन्होंने एक पोकर रख लिया, ऐसा पोकर होता है, ठीक है, जिससे ना अगर किसी के घर में फायर प्लेस होती है, जो लकड़ी वकड़ी सही करते हैं, जो जलाते हैं घर में, क्योंकि लंदन है, ठंड है, तो लोगों के घर में जो है एक फायर प्लेस पहले बना होता है जहाँ पर वो हाथ वाथ सेकते हैं, थोड़ी गर्माश होती है घर में, तो ठंड से थोड़ा फाइट कर सकते हैं। तो वैसे ही एक पोकर होता है, वो पोकर इन्होंने हाथ में ले लिया सेल्फ डिफेंस के लिए कि कभी जरूरत पड़ जाए तो। और बहुत ही फटाफट से क्लर्जी मैन ने क्या किया, दरवाजा खोला ताकि जो भी इंसान है उसको टाइम ना मिले भागने का। अब होगा क्या आगे देखेंगे, पहले इतने सारे शब्दों का मीनिंग देख लो। सो क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो और लर्न समथिंग, यानी कोई चीज जानने के इच्छुक जब होते हैं हम उसे क्यूरियस कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ एक एपिसोड, यानी एक घटना घटी वहां पर, कि कोई भी जानना चाहेगा कि पैसे लिए तो किसने लिए। दूसरा है क्लर्जी मैन। क्लर्जी मैन एक प्रीस्ट को कहते हैं, यानी कि पादरी। चिंक यानी साउंड ऑफ कॉइन्स, जो सिक्के की ठनकनाने की जो एक आवाज होती है, वैसी जो नॉइजों से हम कहते हैं चिंक ऑफ मनी। पोकर और ग्रास्प देख लीजिए। पोकर मीन्स अ मेटल रॉड विद अ हैंडल, ठीक है, एक मेटल की रॉड होती है, देख सकते हो, उसमें एक हैंडल होता है। यूज फॉर प्रॉडिंग एंड स्टारिंग एन ओपन फायर, तो अगर एक ऑलरेडी आग कहीं पे लगाई हुई है ताकि वार्मथ मिले घर को, तो उसमें जो भी चीजें, कोयला या लकड़ी, उसको अच्छे से टर्न वर्न करें ताकि अच्छे से आग जलती रहे। सो आग लगाने का जो एक सिक्चा होता है, दैट इज व्हाट इज पोकर। ग्रास्प यानी सीज एंड होल्ड फर्मली, अच्छे से पकड़ लिया उन्होंने पोकर को, उसको ग्रास्प करना कहते हैं, दैट इज पकड़ना। डन? ओके, अब हिंदी में देख लो। कुछ ही समय बाद एक अजीब सी घटना घटी, बहुत ही अजीब सी व्याख्या हुआ। कहाँ पर? जो ये क्लर्जी मैन उनके घर पे। सुबह सुबह एक पादरी और उनकी पत्नी अध्ययन में शोर से जागृत नीचे आए, यानी कि वो सो रहे थे, ठीक है, और एकदम से उनकी आवाज आई कि भैया स्टडी रूम से कोई
शोर आ रहा है। पैसे की झंझनाहट सुनाई दी और पादरी की मेज से सिक्के लिए जा रहे थे। तो जो भी कॉइन्स थे, जो भी पैसे थे, वो कोई ले रहा था। बिना शोर किए आग लगाने के लिए जो एक रॉड होती है वो अपने हाथ में मजबूती से पकड़ ली और पादरी ने दरवाजा खोल दिया कि भैया देखे तो कौन है, अब क्या दिखेगा पढ़ते हैं। सरेंडर। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी। तो जैसे इन्होंने गेट खोला, इन्होंने बोला हैंड्स अप या सरेंडर, अपने आप को हवाले कर दो, ठीक है, ऐसी बोलते ना मूवी में, तो वैसे क्लर्जी मैन भी बोलते हैं कि भैया जो भी है अब तुम पकड़े गए हो। बट शॉक्ड हो गए ये क्लर्जी मैन, क्योंकि पूरा रूम खाली था, वहां कोई था ही नहीं। तो भैया ये आवाजें कहां से आ रही थी? ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क। वो हर जगह ढूंढते हैं, भैया जो डेस्क है उसके नीचे देखते हैं कि भैया वहां तो नहीं छुप के बैठा है कोई, बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे तो नहीं कोई छुप गया है, तो वहां चेक करते हैं। अप द चिमनी, जो चिमनी लगी होती है ना जहां से धुआं निकलता है घर का, वहां पे देखा कि यार वहां तो नहीं जाके कोई बैठ गया है, तो वो उन्होंने चेक किया। नो साइन ऑफ एनीबडी, कोई भी नहीं था, यानी किसी के होने का कोई निशान भी नहीं था कि भैया पता चल जाए कि हाँ कोई था, कुछ भी नहीं। द रूम वॉज वेरी नॉर्मल। द डेस्क हैड बीन ओपन, बट हाँ जो डेस्क थी वो खुली हुई थी, यानी पैसे तो लिए गए थे। एंड हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग के पैसे थे वो सब वहां से गायब थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, और ये बहुत अजीब सी घटना थी कि पैसे भी चोरी हुए, वहां से कोई गया भी नहीं और रूम में कोई था भी नहीं, तो बहुत अजीब बात थी। तो ये क्लर्जी मैन जो है वो पूरा दिन बस यही कहते रहे कि ये तो भैया बहुत अजीब घटना है, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, but was not as extraordinary as behavior of Mrs. Hall's furniture little later than morning। तो शाम के ही थोड़ा मतलब बहुत देर बाद एक और अजीब घटना हुई, और वो घटना देखी गई कि जो मिसेस हॉल हैं उनके फर्नीचर, उनका जो चेयर वगैरह रखी हुई है, वो बहुत अजीब से बिहेव कर रहे थे। हैं, फर्नीचर बिहेव कर रहे थे, हाँ। तो ये चीज हुई ना, तो ये ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी एज कंपेयर टू जो क्लर्जी मैन के घर पे हुआ। अब ये क्या इंसिडेंट है वो पढ़ लेंगे, पहले अफेयर का मीनिंग देखते हैं। सो अफेयर मीन्स अ मैटर, कोई भी मामला इज नोन एज अफेयर। तो भैया ये बहुत ही अजीब मामला था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था, वही चीज ये कह रहे थे। डन, ओके, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। सो आत्मसमर्पण कर दो, ऐसा करके क्लर्जी मैन ने कहा जो भी रूम में चोरी कर रहे थे उसको। तब उसे आश्चर्य हुआ कि कमरा तो बिल्कुल खाली लग रहा था, कोई था ही नहीं। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, पर्दे के पीछे देखा कि क्या पता वहां कोई छुप गया हो, चिमनी के ऊपर देखा और किसी का कोई भी निशान नहीं था, यानी कोई वहां पे था ही नहीं। डेस्क खोला गया था, ये तो पक्का था कि डेस्क किसी ने तो खोला था। एंड हाउस कीपिंग का पैसा वहां से गायब था। असाधारण सा मामला, यही पादरी दिन भर कहते रहे कि भैया बहुत अजीब घटना मेरे घर पर हुई है। लेकिन उतना असाधारण नहीं था जितना श्रीमती हॉल का फर्नीचर का व्यवहार था उस सुबह के थोड़ी देर बाद। अब क्या हुआ मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ वो भी देखते हैं। तो आपको क्लियर हो रहा है कितनी चीजें हैं। ग्रिफिन का अदृश्य होना, इनविजिबल होना, बच्चों का उनको फॉलो करना, ग्रिफिन का एक शॉप में जाकर कपड़े वगैरह खाना वाना सबका, ठीक है, इंसिडेंट। देन उसके बाद जो ड्रूरी लेन का इंसिडेंट है वो, उसके बाद हुआ मिसेस हॉल के इपिंग में जाना, देन मिसेस ये जो क्लर्जी मैन है और उनकी वाइफ है उनके घर का जो इंसिडेंट है, और अब हम बात करेंगे मिसेस हॉल के फर्नीचर का इंसिडेंट। बहुत चीजें इस चैप्टर में, आपको ये सारी चीजें समझनी है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इंसिडेंट पढ़ते हैं। सो लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। तो भैया जो मिसेस हॉल है और उनके जो हस्बैंड है यानी कि जो मालिक हैं उस इपिंग के, वो बहुत जल्दी उस दिन उठ गए थे। सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और वो शॉक्ड हो गए ये देखकर कि जो साइंटिस्ट है उसका दरवाजा, जो उसके रूम का दरवाजा है वो खुला हुआ है। और क्यों शॉक थे भैया, दरवाजा खुले रहने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यूजुअली वॉज शट एंड लॉक्ड, was furious if anyone entered his room। क्योंकि अक्सर ये होता था कि ये जो ग्रिफिन के घर का दरवाजा होता था, कमरे का दरवाजा, वो हमेशा बंद ही रहता था, और अगर कोई उसके रूम में एंटर किया तो ग्रिफिन बहुत गुस्से में आ जाते थे। और उस दिन उनके रूम का दरवाजा उन्होंने खुद खुला रखा है, तो उनके लिए बड़ी अजीब बात थी कि यार ये तो बहुत अजीब बात है कि इसने अपना रूम बंद नहीं किया है। अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। अभी जब भी आपको ऐसा लगता है कि यार अंदर क्या आपको बड़ी इच्छुकता है, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर इनके साथ थी, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड के साथ। तो उनको लगा यार कि आज ये जो अपॉर्चुनिटीज को गंवाना नहीं चाहिए। एक बार तो देख लें कि ऐसा ये क्या है भैया इंसान कि ये कभी भी रूम खोलना नहीं चाहता या फिर किसी को एंटर करना नहीं चाहता है अपने रूम में, तो डेफिनेटली उनको लगता है कि एक बार अंदर देख लेते हैं। पीप्ड राउंड द डोर, पीप्ड का मतलब कि भैया जो दरवाजा उसके यहाँ से धीरे से उन्होंने झांका, दैट इज व्हाट इज पीप करना। सॉ नोबडी, और रूम में कोई नहीं था, यानी कि पक्का ये टाइम है कि अंदर जाके देख ले कि ग्रिफिन तो है नहीं। डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और ये सोचते हैं कि एक बार इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं कि चल क्या रहा है इस रूम में। बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, व्हाट आर बेड क्लोथ्स? जो पलंग के कपड़े हैं, पलंग के कपड़े मतलब क्या होगा? जो भी बेडशीट होगी, जो भी क्विल्ट रखी होगी, ब्लैंकेट रखी होगी, राइट,
तो वो जो भी चीजें थी ना वो सब ठंडी थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, शोइंग द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। देखिए जब आप रात को सो जाते हो और सुबह उठते हो तो देखना आपकी जो बेडशीट वगैरह वो थोड़ी सी वार्म होती है, क्योंकि आपकी बॉडी की हीट थी वहां पर, ठीक है। और अगर आप उठ जाते हो थोड़ी देर बाद जो है वो बेडशीट, वेट क्लोथ्स नॉर्मल हो जाते हैं। वैसी ही चीज हुई कि ग्रिफिन की जो चादर और ब्लैंकेट थी वो बहुत अभी थोड़ी कोल्ड थी। इसका मतलब ग्रिफिन को समय हो गया है उठे हुए। The clothes and bandages that he always wore were lying about the room. और जो ये ग्रिफिन पूरा टाइम बैंडेजेस लगाए हुए होते थे और कपड़े पहने हुए होते थे ना, वो सब कुछ रूम में इधर उधर था, यानी कि वो उसने पहने नहीं हुए थे उस वक्त और वो वहां पे था भी नहीं, तो ये बहुत अजीब लग रहा था। फटाफट से देखते हैं पीप्ड का मीनिंग। सो पीप्ड मीन्स लुक क्विकली एंड फर्टिवली एट समथिंग स्पेशली थ्रू अ नैरो ओपनिंग, यानी अचानक से इधर से झांक वाक के देखना, दैट इज झांकना इज व्हाट इज पीप्ड। क्लियर? ऑलराइट, चलिए इसी को अब हिंदी में देखते हैं। अब इसे हिंदी में देखते हैं। सो जमींदार और उसकी पत्नी बहुत ही जल्दी उठ गए थे, यानी उस दिन उनकी नींद जल्दी खुल गई थी। वैज्ञानिक के दरवाजे को खुला देखकर हैरान थे। क्यों हैरान थे? क्योंकि आमतौर पर वो दरवाजा बंद रहता था, साथ ही साथ अगर कोई उनके कमरे में प्रवेश करता था तो वो क्रोधित हो जाता था। तो भैया अगर किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है कि मेरे रूम में मत एंटर करो, तो वो रूम का दरवाजा बंद हमेशा ही रखता है, राइट। बट उस दिन दरवाजा खुला था, तो ये लोग बड़े हैरान हो गए। अक्सर अवसर को गंवाना सही नहीं लगा और मिसेस हॉल उनके हस्बैंड को ये अपॉर्चुनिटी खो देना बिल्कुल सही नहीं लगा। यानी एक बार अंदर जाके देखना तो बनता है कि ऐसा क्या रहस्यमयी है कि ये अपना रूम तक बंद करके रखता है। दरवाजे के चारों ओर झांका, फिर कोई नहीं दिखा, तो जांच करने का फैसला किया कि चलो एक बार देखते हैं कि क्या गड़बड़ है। बिस्तर के कपड़े ठंडे थे, यानी कि जो बेड के क्लोथ्स थे वो सब क्या थे, बड़े कोल्ड थे, यानी कि बहुत टाइम तक कोई उस पर बैठा या सोया हुआ नहीं था। इससे यह पता चल रहा था कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठा होगा। जो कपड़े और पट्टियां वह हमेशा पहनता था, लेकिन हमेशा वही चीजें क्या थी, कमरे में चारों तरफ पड़ी हुई थी, यानी कि वो नॉर्मली रोज वो पहनता है, आज वो ये सब फेंक के दरवाजा खुला, तो बहुत अजीब लग रहा था किसको, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड को। सडनली मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। और फिर क्या होता है, ये रहा आपका एक्स्ट्रॉर्डिनरी अफेयर नंबर 2 आई गेस, या तो यहाँ पे क्या होता है, मिसेस हॉल जो हैं वो अपने पास में से ऐसा किसी की आवाज़ सुनती हैं, जैसे कि कोई सूंघता है ना, जब जैसे डॉग्स किसी चीज़ को स्निफ करते हैं, सूंघते हैं तो एक आवाज़ नहीं आती, वैसी आवाज़ सुनाई दी किसको, मिसेस हॉल को अपने कानों के पास। मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। और कुछ ही क्षणों में जो बेड का पोस्ट होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बेड के ना इधर चारों ओर ऐसे लगे होते हैं, पाए आई गेस बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, तो ये जो चीज होती है ना इसको बेड पोस्ट कहते हैं। और इसी के ऊपर टोपी रखी हुई थी किसकी, ऑब्वियसली ग्रिफिन की। तो एकदम से वो टोपी जो है खुद ब खुद हवा में उड़ी और सीधे मिसेस हॉल के चेहरे की तरफ उन्हें मारने के लिए दौड़ी। अभी हमें तो पता है कि हवा में नहीं है, ग्रिफिन उठा के मार रहा है और ग्रिफिन दिखता नहीं है, तो ऐसा लग रहा है हवा में टोपी उड़ रही है, बट मिसेस हॉल को थोड़ी पता है, तो उनके लिए ये बहुत अजीब चीज थी। द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। एकदम से जो बेडरूम में कुर्सी रखी थी वो भी जिंदा हो गई हो, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई लाइव आ गई हो। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, एकदम से वो भी हवा में उड़ी, ठीक है। चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। तो ये कुर्सी है, चेयर है, चेयर के जो पैर होते हैं ना वो मिसेस हॉल की तरफ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं ग्रिफिन हूं, मैं दिखूंगी नहीं मिसेस हॉल को, ठीक है, मेरे हाथ में कुर्सी है, कुर्सी दिखेगी, तो ऐसा लग रहा है कुर्सी खुद उठी और कुर्सी उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रही है, और कुर्सी के जो पैर हैं वो मिसेस हॉल की तरफ है। शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर गए और उस डर की वजह से दोनों के दोनों पीछे मुड़े। एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। और ऐसा लग रहा था ये चेयर बहुत अजीब है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्वियसली, क्योंकि कुर्सी खुद तो चलती नहीं है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर जो है वो इनको दोनों को कमरे से निकाल देती है ऐसा लगता है, और गेट भी इनके मुंह पे बंद कर देती है। तो वो चेयर नहीं, वो कौन कर रहा था, ग्रिफिन। बट ये तो शॉक्ड थे कि भैया ऐसा क्या हो गया कि कुर्सी भी ऐसे अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं वर्ड स्निफ का मीनिंग। सो दिस इज ड्रॉ अप एयर ऑडिबली थ्रू द नोज टू डिटेक्ट द स्मेल टू स्टॉप इट रनिंग। जब हमें सर्दी हो जाती है तो हम ऐसे नहीं करते, राइट? तो ये वाली जो आवाज है, यहाँ जब डॉग्स या कोई भी सूंघता है तो ऐसे ही करता है, राइट? सेम आवाज होती है, तो उस आवाज को कहते हैं स्निफ करना, यानी सूंघने वाली आवाज। बेड पोस्ट यानी लेग और स्टैंड ऑफ बेड, या तो पैर के नीचे का जो पाए होते हैं, आई वाज राइट आई गेस, या फिर बेड के ऊपर भी ऐसे 4 डंडे लगे होते हैं और उसके ऊपर फिर लोग मच्छरदानी या फिर ऐसे चादर वगैरह का कुछ डिफरेंट लगा देते हैं, दैट इज व्हाट इज बेड पोस्ट। पैर यहाँ बिस्तर का स्टैंड, ठीक है, और उसी पे क्या थी, हैट रखी थी। नेक्स्ट आते हैं लेफ्ट पे, जंप और स्प्रिंग अ लॉन्ग वे टू अ ग्रेट हाइट और विद ग्रेट फोर्स, एकदम से उचकना, ठीक है, दैट इज व्हाट इज लेफ्ट। तो वो जो हेड ऐसा लग रहा था कि वो एकदम से उछली हवा में। टेरर क्या है, एक्सट्रीम फियर यानी कि डर, तो ये लोग डर गए और दैट इज व्हाट इज
टेरर। क्लियर। लास्ट आ जाते हैं स्लैम पे। स्लैम मीन्स शट डोर, विंडो और लिड फोर्सफुली एंड लाउडली। बंद करना एक दरवाजा, खिड़कियां, ढक्कन, वो भी बहुत जोर से। तो कोई आपके मुंह पे से दरवाजा छक करके बंद कर रहा है, दरवाजा आप बहुत जोर से बंद कर रहे हो, दरवाजा नहीं ढक्कन, या किसी भी विंडो को आप बहुत जोर से बंद कर रहे हो, दैट इज व्हाट इज स्लैम कर रहे हो, तो ऐसे कहते हैं ना स्लैम द डोर। क्लियर। ओके, चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। सो अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक सूंघने की आवाज सुनी। क्षण भर बाद में बेड पोस्ट पर टोपी उछली और उसके चेहरे पर पड़ी। किसके चेहरे पे? मिसेस हॉल के। बेडरूम की कुर्सी एकदम से जीवित हो गई और हवा में उछलती हुई सीधे मिसेस हॉल पर आरोपित कुर्सी के पैर सबसे आगे थे, यानी कि कुर्सी जो है उनके ऊपर जैसे हमला करने जा रही हो। वह और उसका पति दहशत में दूर हो गए। असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को कमरे से बाहर धकेल दिया और फिर उनके पीछे पटक कर दरवाजा बंद कर दिया। तो ऐसा लग रहा था जैसे कुर्सी ने उनको रूम से बाहर निकाला हो। डन। ओके। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। और जब आपको कुछ समझ नहीं आता तो आपके एकदम से नहीं इमोशंस बाहर आते हैं, डर भी है, टेंशन भी है, शॉक्ड भी हो, तो ऐसा ही कुछ हुआ मिसेस हॉल के साथ और वो ऑलमोस्ट सीढ़ियों से गिरने वाली थी, गिरी नहीं। शी कन्विंस्ड रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और कोई भी ऐसे देखेगा तो यही बोलेगा इधर भूत है ना, हमारे दिमाग में यही आएगा कि वहां पर भूत है। अभी मिस्टर इंडिया थोड़ी दिमाग में घुसेगा सबके, राइट। सो वही चीज है कि मिसेस हॉल को लगा कि 100% इस रूम में क्या है, आत्माएं हैं, भूतों का यहाँ पर वास है। The stranger somehow caused these to enter into her furniture. And वो शॉक थी कि ये ग्रिफिन जो है बहुत अजीब इंसान है, तो पक्का ये जो है ये भूत या आत्माओं को इस कुर्सी में उन्होंने ही डाला है। यानी क्यों अजीब है वो, इनको ऐसा लगता है क्योंकि मे बी वो स्पिरिट्स वगैरह के साथ डील करते हैं। शी मोन्ड, और वो बहुत ज्यादा विलाप करने लगी, बहुत दुख मनाने लगी। क्यों? क्योंकि माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। क्योंकि मिसेस हॉल की जो मॉम है, जो माता जी हैं, वो जब थी इस दुनिया में तब वो उसी कुर्सी पे बैठा करती थी और अब वही कुर्सी उन पे हमला कर रही है। तो ये चीज बहुत बुरी लगी मिसेस हॉल को और वो बहुत ज्यादा रोने लगी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको लग रहा था जैसे उनकी मम्मी है यार, वो तो उनसे प्यार करती होंगी, तो वही कुर्सी आज उन पर हमला कर रही है। सो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा सैड थी। सबसे पहले देखते हैं हिस्टेरिक्स, अ वाइल्डली इमोशनल और एग्जैजरेटेड रिएक्शन। एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल रिएक्शन, एग्जैजरेटेड, खींचा ताना हुआ रिएक्शन, दैट इज व्हाट इज हिस्टेरिक्स। मोन्ड, मेग अलोंग, लो साउंड एक्सप्रेसिंग फिजिकल और मेंटल सफरिंग, यानी कि विलाप करना। या तो आपको बहुत दर्द हो रहा है, आप उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे अगर कोई बहुत बीमार होता है, जैसे छोटा बच्चा है वो बीमार होता है तो नींद में नहीं वो आवाज़ें करते हैं बिकॉज दे आर इन पेन, दैट इज ऑल्सो मोन्ड। ऑल्सो अगर आप बहुत दुखी हैं और आप उसमें अपना दुख मना रहे हैं, रो भी रहे हैं और आपको बहुत बुरा लग रहा है, वो भी होता है विलाप करना, यानी मोन्ड। क्लियर। ओके। श्रीमती हॉल बेकाबू प्रक्रिया में सीढ़ियों से लगभग गिर गई। तो यहां पर ये जो दिया है ना कि बेकाबू, दैट इज व्हाट इज हिस्टेरिक्स। वह आश्वस्त थी कि कमरा आत्माओं द्वारा प्रेतवादित था, यानी कि प्रेत आत्माओं का यहाँ पर वास है। अजनबी की वजह से किसी तरह से ये उसके फर्नीचर में प्रवेश कर गए और ये डेफिनेटली ग्रिफिन ने किया है, ऐसा उनका मानना था। वह करहा उठी, बहुत ज्यादा दुखी हो गई। मेरी बेचारी माँ उस कुर्सी पर बैठती थी, अब मुझ पर वही कुर्सी हमला कर रही है, यह सोचकर वो जो है विलाप कर रही थी। डन। ओके। फीलिंग अमंग नेबर्स ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। तो पड़ोसियों में जब ये बात फैली तो उनको लग रहा था कि ये जो घटना है वो जो काला जादू होता है या जादू टोना होता है उस वजह से है। विचक्राफ्ट का मतलब जादू टोना। तो भैया पक्का कोई यहाँ पर ऐसा विचक्राफ्ट वगैरह कर रहा है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। When news of the burglary at the clergyman's home became known, strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. बट जैसे ही ये जो चोरी की घटना है वो लोगों तक पहुंची कि भैया चोरी हुई है क्लर्जीमैन के घर पे, तो डेफिनेटली ये जो स्ट्रेंज साइंटिस्ट है ग्रिफिन, उसी पे पूरा शक जा रहा था कि यही इंसान है जिसने चोरी की है। अब ऐसा क्यों हुआ उसका रीजन आगे पता चलेगा। पहले विचक्राफ्ट का मीनिंग देखो। विचक्राफ्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, स्पेशली ब्लैक मैजिक, द यूज ऑफ स्पेल्स, तंत्र मंत्र, काला जादू, दैट इज व्हाट इज जादू टोना, विचक्राफ्ट। क्लियर। ओके। पड़ोसी के मन में था कि यह सब जादू टोने से परेशानी हुई है। उनको यही लग रहा था कि पक्का ही जादू टोने से हुआ है। जब पादरी के घर में चोरी की खबर सामने आई तो अजीब से वैज्ञानिक का इसमें हाथ होने का सबसे प्रबल संदेह था कि यही साइंटिस्ट है जो चोरी कर रहा है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सस्पिशन ग्रू स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, दो हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। थोड़े समय पहले उन्होंने एडमिट किया था मिसेस हॉल के सामने कि मेरे पास कैश नहीं है, और कुछ समय बाद उन्होंने कैश दे दिया। तो सब लोगों को समझ आ गया कि पक्का ये चोरी किसने की है, इस ग्रिफिन ने, इस साइंटिस्ट ने, क्योंकि ऐसे चोरी करके वो पैसे हम तक लेकर आया। तो इसीलिए ये लोग शॉक नहीं थे बल्कि ये श्योर थे कि ये पक्का पक्का ग्रिफिन का ही काम है। क्लियर।
Village constable was secretly sent for. Instead, waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. अभी विलेज के जो पुलिस वाले हैं, जो कांस्टेबल हैं, उन तक खबर पहुंचाई जाती है बहुत ही शांति से, ताकि पता ना चले ग्रिफिन को, शक ना हो जाए। और जब तक वो कांस्टेबल आते तब तक सबको वेट करना चाहिए था, कुछ नहीं करना चाहिए था, राइट। बट मिसेस हॉल से रहा नहीं गया, इम्पेशेंट लेडी है, बिल्कुल धीरज नहीं है, तो सीधे जाती हैं किसके पास, ग्रिफिन के पास। और ग्रिफिन जो है पता नहीं कैसे उस खाली से कमरे में से बाहर आते हैं, मतलब उस रूम में कोई नहीं था और एकदम से ग्रिफिन वहां से बाहर निकलते हैं। तो वो शॉक्ड थी, कौन, मिसेस हॉल। मिसेस हॉल जाके पूछती हैं ग्रिफिन से, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। तो मिसेस हॉल जाके ग्रिफिन से बोलती है, मुझे सबसे पहले ये बताओ कि जो ऊपर रूम में मेरी चेयर रखी है उस कुर्सी के साथ तुमने क्या किया है, यानी कि तुमने क्या कोई आत्मा वात्मा का प्रवेश कराया उसमें या व्हाटसोएवर, तो मुझे बताओ कि तुमने क्या किया है। दूसरी बात, तुम एक खाली कमरे से बाहर कैसे आए और तुम एक ताला लगा हुआ कमरे के अंदर कैसे गए। भैया अंदर से बंद कर दिया ना किसी ने रूम, तो उसके अंदर कैसे गए। और दूसरी बात, इस खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए। तो मुझे दोनों चीजों के, और इनफैक्ट इस कुर्सी वाला यानी तीनों चीजों के जवाब दो। तो मिसेस हॉल बिल्कुल नहीं रुकी, जाके सब बता दिया ग्रिफिन को कि हमको सब ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर, ओके, चलिए फटाफट हिंदी में देखते हैं इसको। शक बढ़ता गया और मजबूत हो गया जब उसने अचानक, यानी ग्रिफिन ने अचानक से कुछ तैयार नकदी का उत्पादन किया, फटाफट से कैश दे दिया। हालांकि उसने बहुत पहले स्वीकार किया था कि उसके पास पैसे नहीं है, नहीं किया था, नहीं किया था, ठीक है। तो उन्होंने अभी अभी स्वीकार किया था कि हाँ मेरे पास पैसे नहीं है, और पैसे जाके दे दिए किसको, मिसेस हॉल को। सो गांव के सिपाही को गुप्त रूप से बुलवाया गया। कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बजाय श्रीमती हॉल वैज्ञानिक के पास गई, जो किसी तरह रहस्यमय तरीके से अपने खाली बेडरूम से बाहर आ गया था। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या कर रहे हो, सीधे जाके वो पूछती है ग्रिफिन से। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम एक खाली कमरे में से कैसे निकले, साथ ही साथ तुम एक बंद कमरे में कैसे प्रवेश कर गए। तो मुझे इन सब प्रश्नों के जवाब दो, यानी कि क्या गड़बड़ चल रही है हमको जानना है। क्लियर, ओके। The scientist, always quick-tempered, now became furious. You don't know or you don't understand who or what I am. Very well, I'll show you. तो ग्रिफिन आ गए बड़े गुस्से में। वैसे ही ग्रिफिन को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है। कुछ लोग होता है ना कि बस आप उनको कुछ बोलो और क्या उनका गुस्सा आता है, वही लोग होते हैं जो बहुत जल्दी गुस्से में आते हैं, उन्हें शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं। तो ऐसे ही थे ये, ठीक है। जो साइंटिस्ट है उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और जैसे ही मिसेस हॉल ने प्रश्न पूछे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, वो फ्यूरियस हो गए, यानी वेरी 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 एंग्री। और वो मिसेस हॉल को कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कौन हूं। ठीक है, अभी मैं बताता हूं कि मैं हूं कौन। एक्चुअली हमें तो पता है कि वो अदृश्य व्यक्ति हैं, बट अब वो मिसेस हॉल को ये चीज बताने वाले हैं। क्या करते हैं वो, सडनली थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टेकल्स एंड इवन नोज, टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। जल्दी से फटाफट से उन्होंने जो भी बैंडेजेस लगाए थे वो निकाल के फेंक दिए, उन्होंने जो दाढ़ियां लगाई थी, ठीक है, वो निकाल दी, स्पेक्टेकल जो चश्मा पहनते थे डार्क कलर का वो निकाल दिया, एंड इवन अपनी नकली नाक निकाल के भी फेंक दी। यानी जो भी नकली चीजें पहनी थी उन्होंने खुद को छुपाने के लिए, वो सब निकाल के फेंक दिया मिसेस हॉल के सामने। टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सिर्फ 1 मिनट में हो गया, चुटकी से, मतलब फटाफट, रोबोट की स्टाइल में। तो फटाफट से स्पीड में उन्होंने क्या किया, सारी अपनी जो भी ये चीजें थी शोल्डर के ऊपर की स्पेस की, वो सब निकाल के फेंक दी। और जितने भी वहां के लोग थे वो बहुत डर गए, क्योंकि वो लोग एक ऐसे इंसान को देख रहे थे जिसका सर ही नहीं था, हेडलेस मैन को वो देख रहे थे। आप ऐसे देखो किसी को तो डर नहीं जाओगे, वैसे ये सब लोग डर गए। मिस्टर जैफर्स कांस्टेबल, नेक्स्ट नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो कौन है, मिस्टर जैफर्स, जो कि कांस्टेबल हैं उस एरिया के। अराइव्ड, वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। वो आ गए और बहुत सरप्राइज थे कि मेरे को एक ऐसे इंसान को पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। तो डेफिनेटली हमको क्या लग रहा है कि ये डर जाएगा पुलिस वाला, बट ऐसा कुछ नहीं होता। बट जैफर्स नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। बट मिस्टर जैफर्स अपने काम को लेके बहुत सीरियस थे, और उन्हें इतने आसानी से तो कोई नहीं रोक सकता था अपने काम को करने से। तो वही चीज हुई कि जैसे उन्हें पता चला कि हाँ बिना सर वाले इंसान को पकड़ना है, शॉक्ड हुए, सरप्राइज्ड हुए, बट उससे वो अपने काम से नहीं रुक गए। वो बिल्कुल ऐसे थे कि भैया बोला है काम तो करना ही है। तो बहुत ही बढ़िया पुलिस वाले हैं। क्लियर, ओके, चलिए। वैज्ञानिक हमेशा तेज तर्रार अब उग्र हो गया।
आप नहीं समझती कि मैं कौन हूं या क्या हूं, बहुत अच्छा, मैं आपको अभी दिखाता हूं। और वो मिसेस हॉल को ऐसे धमकी देते हैं। अचानक से जितनी भी पट्टियां थी, मूछे, चश्मा और यहां तक की जो नकली नाक थी, वो सब निकाल के फेंक दी ग्रिफिन ने। उसे ऐसा करने में केवल 1 मिनट लगा। बाद में क्या होता है, अच्छा बार में जो इन है, ठीक है, मैंने बोला ना वो पब टाइप का एरिया होता है, तो वहां पे जितने भी लोग बैठे थे वे सब भयभीत हो गए और उन्होंने खुद को एक बिना सिर वाले आदमी को देखते हुए देखा कि भैया हम एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसका सर ही नहीं है। मिस्टर जैफर्स कांस्टेबल पहुंचे। यह जानकर काफी आश्चर्य हुआ उन्हें कि उन्हें बिना सिर के एक आदमी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। बट मिस्टर जैफर्स इतनी आसानी से अपना कर्तव्य निभाने से कभी नहीं रुका था। यानी उनको इतना आसान नहीं था अपने काम से पीछे करना या काम को ना करने के लिए मना लेना, क्योंकि जब उन्होंने ठान लिया तो वो काम करते ही थे। तो होता क्या है कि भाई मिस्टर कांस्टेबल जो हैं या मिसेस जैफर्स जो हैं, उनकी तारीफ सुन लीजिए। सो मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। अगर जज ने एक वारंट निकाल दिया है कि भैया इस इंसान को गिरफ्तार करना है तो करना है, तो मिस्टर जाफर ऐसे टाइप के पुलिस वाले थे कि अगर उस इंसान का सर हो या ना हो, भैया बोला है पकड़ने के लिए तो हम तो उसको पकड़ के रहेंगे। तो लग जाते हैं अपने काम पर मिस्टर जाफर्स। फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, और एक बहुत ही अजीब सी घटना होती है। और वो क्या होता है, पुलिस मैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। पुलिस वाले एक ऐसे इंसान के पीछे भाग रहे थे जो धीरे 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 बहुत ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था। यानी वो अपने कपड़े निकाल के फेंक रहा है, जैकेट, देन शूज एंड एवरीथिंग। तो धीरे धीरे एक ऐसे इंसान को पकड़ रहे थे मिस्टर जैफर्स जो कि अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और फाइनली लास्ट गारमेंट जो उतारा उन्होंने वो था उनकी शर्ट, और शर्ट निकाल के उन्होंने फेंकी तो कंप्लीटली इनविजिबल हो गए। कौन? ग्रिफिन। कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और मिस्टर जाफर एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे थे, एक ऐसे इंसान को पकड़ रहे थे जिसे वो देख भी नहीं पा रहे थे। पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, जितने भी लोग थे वहां के वो कोशिश कर रहे थे कि वो मदद करें उसको पकड़ने में। फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करें तो उनको हवा में ऐसा लग रहा है कोई मुक्के मार रहा है, क्योंकि ग्रिफिन जो है वो बहुत बेकार है, वो अपने आप को बचाने के लिए किसी को मार सकते हैं, जैसे शॉपकीपर को मारा था वैसे ही वहां के जितने लोग उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो उसको मारे जा रहे हैं सबको। तो इनको तो ऐसे ही लग रहा था ना कि हवा में उनको कोई पीट रहा है, क्योंकि दिख तो रहा नहीं था कौन, ग्रिफिन। तो ऐसे उन्होंने कोशिश की बट हाँ कुछ हो नहीं पा रहा था, ये पकड़ नहीं पा रहे थे। मजिस्ट्रेट के वारंट ने एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का आदेश दिया, फिर उस व्यक्ति को उसके सिर के साथ या उसके बिना गिरफ्तार किया जाना था तो भी मिस्टर जेफर्स गिरफ्तार करेंगे। एक उल्लेखनीय दृश्य का अनुसरण किया। पुलिसकर्मी ने एक आदमी को पकड़ने की कोशिश की, एक के बाद एक परिधान फेंकते हुए अधिक से अधिक अदृश्य हो रहा था। सो ऐसे व्यक्ति को पकड़ रहे थे जो धीरे 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 बहुत ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था। अंत में एक शर्ट हवा में उड़ गई और वो पूरा जो है ग्रिफिन जो है वो पूरी तरीके से इनविजिबल हो गए। कांस्टेबल ने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष करते हुए पाया जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे थे। लोग उनकी मदद करने के लिए कोशिश कर रहे थे पर खुद को ऐसे प्रहारों से मार खाते हुए पाया जो कहीं से भी आ रहे थे, यानी हवा में कोई भी उनको मार रहा था। क्लियर? ओके। In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. और मिस्टर जाफर का यह आखिरी एक क्या बोलूं कोशिश थी, तो वो फाइनली जैसे ही पकड़ने की कोशिश करते हैं किसको, ग्रिफिन को, ग्रिफिन उन्हें इतनी जोर से मारते हैं कि जाफर ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाते हैं, यानी कि बेहोश हो जाते हैं। There were nervous, excited cries of hold him, but this was easier said than done. और बार बार लोग यही बोल रहे थे कि उसको पकड़ो पकड़ो, टेंशन में थे, एक्साइटेड भी थे कि भैया पकड़ो इसको पकड़ो, बट ये कहना बड़ा आसान था और एक अदृश्य को इंसान को पकड़ना नामुमकिन था। सो वही चीज हुई कि ये उसको पकड़ नहीं पाए। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। और ग्रिफिन फाइनली फिर से बच गए, ठीक है, उनको कोई नहीं पकड़ पाया क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हम किस डायरेक्शन में जाके पकड़े ताकि ग्रिफिन हमारे हाथ में आ जाए। और इस तरीके से आपकी कहानी खत्म होती है कि भैया ग्रिफिन पकड़ में नहीं आए। और ऑब्वियसली आगे क्या हो सकता है, आगे ग्रिफिन के लिए बहुत मुसीबतें आने वाली हैं क्योंकि अब इजी नहीं होगी उनकी लाइफ अगर वो ऐसे ही रहे तो। क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। सो अंत में जाफर बेहोश हो गए क्योंकि उन्होंने अदृश्य वैज्ञानिक को पकड़ने का आखिरी प्रयास किया। उसे पकड़ो, घबराहट भरी आवाजें आईं, लेकिन ऐसा कहना बहुत आसान था। ग्रिफिन स्वतंत्र रूप से बच गया था और कोई नहीं जानता था कि उसे पकड़ा कैसे जाए, एंड इसीलिए सब जो है वो अनसक्सेसफुल रहे, बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए ग्रिफिन को। और इस तरीके से आपकी कहानी खत्म होती है। क्लियर? अब कहानी तो पढ़ ली बट क्यों पढ़ी ये जानना बड़ा जरूरी है, तो देख लेते हैं द मैसेज ऑफ द स्टोरी।
Misuse of science and its great discoveries can even make a brilliant scientist a lawless person. कभी भी कोई भी साइंस की, विज्ञान की खोज होती है, डिस्कवरी होती है, तो उस चीज़ से एक भले से भला तो नहीं बोलना चाहिए, एक बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट साइंटिस्ट भी एक ऐसा इंसान बन सकता है जो रूल्स को फॉलो नहीं करता। ग्रिफिन बहुत इंटेलिजेंट है फॉर श्योर, क्योंकि अदृश्य बनना कोई छोटी बात नहीं है, बट उन्होंने अपनी इस डिस्कवरी से अपने दिमाग पे इतना वो ले लिया ना कि अब तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, हर चीज़ से बच जाऊंगा, कि वो लॉलेस पर्सन बन गए। और गुस्से गुस्से में उन्होंने क्या किया, अपने मकान मालिक का घर जला दिया, क्योंकि वहीं से परेशानियां शुरू होती हैं, राइट। तो वही चीज़ है कि डिस्कवरी कभी कभी किसी इंसान को जो बहुत अच्छा भी होना उसे भी बुरा बना सकती है। द डिस्कवरी शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमैनिटी एट लार्ज। आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था, जिस वजह से हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे, वो ये था कि अगर आप कोई भी अच्छा काम करते हो ना, जैसे सपोज आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप ऐसी कोई चीज़ का आविष्कार कर लेते हो जो शायद कोई नहीं कर पाया। कई बच्चे हैं आजकल 10-10, 12-12, 16 साल की उम्र में ही ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर लेते हैं जो शायद कोई नहीं सोच पाता है। तो अगर आप कोई भी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं, उसे हमेशा देश के लोगों के हित के लिए यूज़ करें, यानी उनके एडवांटेज, बेनिफिट के लिए यूज़ करें, ना कि उनके नुकसान के लिए। तो ग्रिफिन जो है वो अदृश्य हुए, इनविजिबल हुए, इससे कई अच्छी चीज़ें हो सकती थी, राइट, कई लोगों की मदद हो सकती थी, पर उन्होंने वो ना करके क्या किया, उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, खुद के लिए उन्होंने बस उस चीज़ का उपयोग किया और लोगों की भलाई नहीं की। जैसे अगर मिस्टर इंडिया आपने देखी है, आपने देखा है कि जो हीरो हैं वो गायब होने के बाद कई गरीब बच्चों की मदद करते हैं, अमीरों के यहाँ से खाना लाकर गरीबों को दे देते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, राइट। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे किसी का नुकसान हो। वही चीज़ यहाँ ग्रिफिन भी कर सकते थे, कुछ अच्छा काम शायद बता देते, जो भी अथॉरिटी है उनको जाके गवर्नमेंट को बता देते कि भैया मैं ऐसा कर सकता हूँ, चलिए इसका कुछ अच्छा उपयोग करते हैं, बट कुछ नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ उसका दुरुपयोग किया। तो अगर आपके हाथ में कोई ऐसा पार आता है, आप कभी कुछ ऐसा खोज कर लेते हो, या आपके दिमाग पे कोई ऐसा अच्छा सा क्या बोलूँ मैं, एक आइडिया आता है और आप उसको जब इम्प्लीमेंट करते हो, आप उसे फाइनली ऑन पेपर लाते हो, तो डेफिनेटली कोशिश करो कि उससे लोगों का भला हो, ना कि सिर्फ आपका। क्लियर? ओके, चलिए अब इसी को देखते हैं हिंदी में। सो संदेश ये है कहानी का कि विज्ञान और उसकी महान खोजों का दुरुपयोग एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को भी अधर्मी बना सकता है। तो भैया आप प्रतिभाशाली हैं, पर आपने अगर किसी चीज़ का दुरुपयोग किया तो आप प्रतिभाशाली से अधर्मी, एक बहुत ही परेशानी से ग्रसित इंसान बन सकते हैं। खोजों का उपयोग बड़े पैमाने पर समाज और मानवता के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। अगर आप कुछ खोजबीन कर रहे हैं, आपने कुछ नया किया है, तो उसे हमेशा कल्याण के लिए उपयोग कीजिए, ना कि दुरुपयोग कीजिए। डन? ओके, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज की कहानी के अंत में। आई होप आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का नाम क्लियर हो गया है कि इनविजिबल पर्सन के इम्प्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, इसीलिए कहा गया है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वेबसाइट के बारे में पूरी जानकारी दूंगी, तो फटाफट से देख लीजिए वेबसाइट के बारे में। देखिए, आपको गूगल पे जाकर टाइप करना है magnetbrains.com, जो कि हमारे वेबसाइट का नाम है। जैसे ही पेज खोलोगे, आपके सामने ये जो सारे ऑप्शंस हैं वो डिस्प्ले होंगे। अब उस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए जिसका वीडियो आप देखना चाहते हैं। अगर आपको इंग्लिश मीडियम का कुछ एक्सप्लोर करना है, प्लीज क्लिक कीजिए। हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे तो हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट्स आएंगे। आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना है जिससे आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सके, तो आप क्लिक कीजिए। आपको एनटीएससी ओलंपियाड पढ़ना है, क्लिक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप यूपी बोर्ड को बिलोंग करते हैं, आपको इससे भी रिलेटेड टॉपिक्स मिल जाएंगे। सपोज आज आपने डिसाइड किया कि मुझे हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना है, क्लिक कीजिए। आपके सामने क्लास चूज करने का ऑप्शन आएगा कि भैया कौन सी कक्षा का टॉपिक पढ़ना चाहते हो, क्लिक कर दो। जैसे क्लास 10th पे क्लिक किया, आपके सामने सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स आएंगे। देख लीजिए फर्स्ट फ्लाइट कहाँ है और जाके क्लिक कर दीजिए। जैसे ये रहा फर्स्ट फ्लाइट, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने सारे जितने भी टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, उन सबकी लिस्ट आ जाएगी। अब उस चैप्टर पे क्लिक करो या पोएम पे क्लिक करो जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखना है, ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है, 4th फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। उसी में पोएम दी है कौन सी, अमांडा। आपने सपोज क्लिक किया अमांडा पे, आपके सामने उसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना, जस्ट कुछ क्लिक्स कर। सो डेफिनेटली वेबसाइट विजिट करना बनता है। डन? ओके। सो इस तरीके से हमने फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि आपकी बुक का 5th चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता देना मुझे, ताकि जब मैं क्वेश्चन आंसर्स कराऊं तब उसको आपको समझा सकूं और उसे आप अच्छे से समझ पाएं। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के अंत में, बट हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।